हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सीरीज के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि ये वाली सीरीज भी पहले से किसी चैनल ने एक्सप्लेन की हो, तो जिन लोगों ने पहले से सीरीज को नहीं देखा हुआ वो उस सीरीज को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस सीरीज की पहली एपिसोड को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम चैन लीजी होता है। तो चैन लीजी अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठा होता है और यहीं पर बैठे बैठे वो हमें अपने बारे में बताता है। चैन लीजी कहता है, मेरा नाम चैन लीजी है, मैं एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हूँ। हमारी बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं हल नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहना ठीक रहेगा कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैं हल ना कर पाऊँ। साथ ही वो कहता है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा सवाल है जिसको मैं हल नहीं कर पा रहा। मैं एक लड़की के साथ मिला हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि उस लड़की को डील करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो लड़की उसी के डेस्क के ऊपर बैठी होती है और उसने अपने मुंह में लॉलीपॉप लिया होता है, जबकि टीचर दूर से चिल्लाकर उस लड़की से कह रहा होता है, टाई जाओमी तुम ये क्या खा रही हो, ये तुम्हारे घर का बेड नहीं है, चलो जल्दी से डेस्क के ऊपर से नीचे उतरो। तो जाओमी वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठकर जीली से कहती है, जीली आज भी तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज रात गेम्स खेलनी है, क्या तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क कर सकते हो। वो अपनी नोटबुक को जीली के सामने करती है। जीली शर्माते हुए उसके हाथ से उसकी नोटबुक को ले लेता और कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। लेकिन साथ ही जीली यहाँ पर हिम्मत करता है और उसे कहता है, जाओमी मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जाओमी उसे कहती है, वो क्या। लीजी उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ, जो ऑनलाइन गेम तुम खेलती हो, मैं भी उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लीजी उठकर बाहर की तरफ जा रही होती है क्योंकि टीचर ने उसे बाहर खड़े होने की सजा दी है। तो जाते हुए जाओमी उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे गेम में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ मुझे गेम में एक हीलर की जरूरत है, तुम वहाँ पर हीलर बनकर आना। हमारी गेम आज रात 8:30 बजे स्टार्ट होगी, हम लोग न्यूबी विलेज में मिलेंगे और मेरी गेम आईडी का नाम बस्टिंग स्वीट हार्ट है। चलो ठीक है, रात को 8:30 बजे गेम में मिलेंगे, होप तुम मुझे ढूंढ लोगे। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद जीली के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है कि उसे रात को 8:30 बजे गेम के अंदर जाना है और बस्टिंग स्वीट हार्ट वाली आईडी को जाकर ढूंढना है। तबकि उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है और साथ ही बताया जा रहा होता है कि आज रात को 8:30 बजे एक बहुत ही भयानक तूफान जहाँ पर आने वाला है, जो कि रात को 8:30 बजे हमारे आइलैंड के साथ टकराएगा और उसके अंदर बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स भी हैं। इसी वजह से सभी लोगों को बताया जा रहा है कि रात को 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर दीजिएगा। लेकिन जीली उनकी किसी भी बात को सुन नहीं रहा होता और वो सामने अपने घर की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है और फाइनली वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं घर वापस आ गया हूँ। उसकी मॉम से कहती है, आज तो तुम घर जल्दी आ गए, तुम्हें तो स्कूल से इस वक्त छुट्टी नहीं होती। जीली अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, इसी वजह से आज हमें जल्दी छुट्टी मिल गई है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ मुझे भी पता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ठीक है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिनर रेडी करती हूँ। जीली अपने जूते उतार कर अंदर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आज मेरे लिए कोई पैकेज आया है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ तुम्हारे लिए पैकेज आया है, मैंने उसे कॉरिडोर में रख दिया है। जीली इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जीली ने यहाँ पर अपने लिए VR सेट मंगवाया होता है कि वो ऑनलाइन गेम्स खेल सके। इस ऑनलाइन गेम का नाम कॉस्मोस होता है, फिर इस VR सेट का नाम कॉस्मोस है। तो वो जल्दी से अपने उस VR सेट कॉस्मोस को उठाता है और भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है, तुमने कब से गेम्स खेलना शुरू कर दी, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम रिलैक्स करो और सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो। कि जीली भागता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, अच्छा ठीक है, खाना खाने के लिए नीचे जरूर आ जाना। जीली जब उसकी पूरी बात भी नहीं सुनकर जाता, उसकी मॉम कहती है, लगता है कि इसने गेम के अंदर किसी लड़की को मिलने का वादा किया होगा, इसीलिए ये इतनी ज्यादा जल्दी में है, लगता है कि मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है। जीली भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जाकर अपने VR बॉक्स को अनबॉक्स करता है और वो अपने VR हेलमेट को अपने पास ही लेकर लेटा होता है और कहता है, ये वाला कॉस्मोस गेम ये सबसे ज्यादा बेस्ट गेम है और आजकल यही सबसे ज्यादा चल रहा है। पर मैंने इस हेलमेट को पहन लिया तो मैं उस गेम को रियली फील कर सकता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कि उस गेम के अंदर मैं खुद हूँ और मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। ऊपर से ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इससे हमारे दिमाग के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसी वजह से तो सभी लोग कॉस्मोस को चूज करते हैं। लीजी कहता है, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पहले से ही गेम्स खेलना शुरू कर देनी चाहिए थी। आज मैंने उससे पूछा, वो जल्दी से इस बात के लिए मान गई। मैंने उससे पहले पूछा होता तो मेरी फर्स्ट डेट कब की हो चुकी होती। मुझे लगता है कि जाओमी इस गेम में काफी ज्यादा हाई रैंक की प्लेयर बन चुकी होगी, मुझे उस तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे ही स्टडी में बहुत बड़ा जीनियस हूँ और मैं बहुत ही जल्दी उस तक पहुँच जाऊंगा। तो लीजी अभी वहीं पर अपने हेलमेट को लेकर ही लेटा होता है कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि 8:30 हो चुके हैं, चलो जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ, हम लोग गेम में जाने वाले हैं। वो हेलमेट के चार्जिंग प्लग को वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाता है और साथ ही हेलमेट को पहन लेता है और उसको एक्टिवेट करता है। लीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी पहली डेट होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। लीजी कहता है, हो सकता है कि ये मेरी पहली डेट हो, इसलिए मुझे जाओमी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। तो अपनी गेम को स्टार्ट करता है तो कॉस्मोस उसे कहता है, हम लोग कॉस्मोस के साथ तुम्हारा कनेक्शन
बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी तुम गेम वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। इस हेलमेट को पहनने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस उस इंटरफेस के अंदर होती है। उस इंटरफेस के अंदर वहाँ पर सामने कॉस्मोस लिखा होता है। उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसे कहा जाता है हमारी कॉस्मोस गेम को परचेज करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हें वेलकम कहते हैं। लिज़ी कहता है इनका इंटरफेस तो काफी ज्यादा कूल है, चलो देखते हैं कि आप इस गेम को कैसे सिलेक्ट करना है। कॉस्मोस के बारे में बताया जाता है कि कॉस्मोस एक सर्वाइवल गेम है, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया में इस गेम को खेला जा रहा है, पूरी दुनिया से प्लेयर्स के साथ तुम्हारा वहाँ पर सामना हो सकता है। कॉस्मोस एक बहुत ही डेंजरस जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हासिल करके तुम अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। कि सबसे पहले गेम को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें अपने लिए प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा कि तुम गेम में क्या बनना चाहते हो। किसी कहता है चलो ठीक है, अब मैं अपने लिए क्या चूज करूँ। यहाँ पर तो बहुत सारी क्लासेस हैं। अम्मी ने कहा था कि उसे एक हीलर की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे हीलर क्लास को चूज करना चाहिए। तो वहाँ पर हीलर की कैटेगरी के ऊपर टच करता है और कहता है चलो ठीक है, मैं एक हीलर बन जाता हूँ। वहीं पर नेक्स्ट उसकी क्लोथिंग की बारी आती है। गेम कॉस्मोस उसे कहती है यहाँ पर तुम्हें अपने लिए कपड़े चूज करना होंगे, पहली ड्रेसिंग तुम्हारे लिए फ्री होगी, उसके बाद तुम्हें परचेज करना पड़ेगा। लिज़ी कहता है ये मेरी पहली डेट होने वाली है तो मुझे यहाँ पर सूट पहनना चाहिए, और वो वहाँ पर सूट को सिलेक्ट करता है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर उसका सूट आ जाता है। और उसी के साथ ही उसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वहाँ पर लोडिंग स्टार्ट होती है, उसी वक्त सिटी के अंदर फिर से रेडियो पर ऐलान किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पहले ही न्यूज में बता दिया गया था कि थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से आपको 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करना होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को ओपन मत रखना ताकि किसी किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो एक तरफ तो हमारे लिज़ी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ से थंडरस्टॉर्म के अंदर से एक इलेक्ट्रिक बोल्ट निकलता है और वो सीधा आकर लिज़ी के घर के ऊपर गिरता है। और उसके घर के ऊपर जैसे वो थंडर बोल्ट गिरता है, उसके पूरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है के अंदर वो थंडर बोल्ट चला जाता है। वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी ने क्योंकि VR सेट पहना होता है और उसका कॉस्मोस अभी तक एक्टिवेट होता है, उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट होता है और उसी के शॉर्ट सर्किट के साथ ही वो सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉस्मोस के अंदर जाती है। लिज़ी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी फर्स्ट डेट, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, उसी वक्त उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लिज़ी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने तो नहीं सुना था कि यहाँ पर बिजली का झटका भी लगता है। जैसे वहाँ पर उसे बिजली का झटका लगता है, उसकी बॉडी वहीं पर गायब हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ उसका कॉस्मोस हेलमेट ही रह जाता है, जबकि उसकी पूरी बॉडी कॉस्मोस हेलमेट के अंदर गायब हो जाती है। और साथ ही उनके घर की बिजली भी चली जाती है। मॉम ऊपर आती है और उसे कहती है चल लिज़ी, क्या तुम्हें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई है, जाके चेक करो। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस्मोस हेलमेट पड़ा होता है, जबकि उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। वो कहती है अब ये कहाँ पर चला गया। और साथ ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन गेम वर्ल्ड का दिखाया जाता है। गेम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। कि वहीं पर ज़ाओमी को दिखाया जाता है। ज़ाओमी उनसे मार खाने के बाद काफी ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पर बैठी होती है, जबकि वो सारे एल्फ मॉन्स्टर्स उसके सामने खड़े होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कि ज़ाओमी चिल्लाकर कहती है कोई तो हो जो कि यहाँ पर आकर मेरी जान बचाए। इसी वक्त वहाँ पर रोशनी चमकती है। वो सारे मॉन्स्टर्स साइड पर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो यहाँ पर हमारे लिज़ी की एंट्री होती है। लिज़ी एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस में वहाँ पर अपीयर होता है। ज़ाओमी उसकी तरफ देखती है और कहती है चल लिज़ी, ये तो तुम हो, तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। लिज़ी वहाँ पर आते ही अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर आसपास आग लगा देता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को जला देता है। जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ाओमी के पास चला जाता है। तो ज़ाओमी से कहता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया हूँ और तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हीरो यहाँ पर आ गया है। ज़ाओमी उसे कहती है ज़ीली, तुम तो वाकई में मेरे हीरो हो। और साथ ही उन दोनों के मुंह एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे हैं। और यहाँ पर किस तो होती है, लेकिन ज़ाओमी और लिज़ी की नहीं, बल्कि लिज़ी और एक गिरगिट की। लिज़ी वहाँ पर गेम के अंदर बेहोश पड़ा होता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा गिरगिट बैठा होता है जो कि अपनी जीभ के साथ उसके होंठों के ऊपर चाट रहा होता है। जबकि लिज़ी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके उसे कह रहा होता है ज़ाओमी जरा आराम से करो, तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुमने तो मेरे पूरे मुंह के ऊपर अपना सलाइवा लगा दिया। लेकिन जैसे लिज़ी वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी चेस्ट के ऊपर एक गिरगिट बैठा होता है। वो उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो जल्दी से उठकर ज़ाओमी का नाम पुकारता है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एक डेजर्ट होता है। वो वहीं पर जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि लिज़ी काफी बड़ा जीनियस है, इसी वजह से उसे पता होता है कि डेजर्ट के अंदर 1 घंटे में उसकी बॉडी के अंदर से कितना ज्यादा पानी जाया होने वाला है। वो कहता है यहाँ पर हर घंटे में मैं 900 ml के हिसाब से अपने स्वेट के साथ पानी जाया करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी मैं डिहाइड्रेशन के साथ यहाँ पर गिर पड़ूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये गेम कुछ ज्यादा ही टफ है, मैं यहाँ से लॉग आउट करने वाला हूँ। वो जल्दी से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर यस करता है। लिज़ी कहता है मुझे लगता है कि शायद मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल को नहीं जाना था, ये इसका डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी, मैं बाद में जाकर ज़ाओमी को इस बारे में बता दूंगा। जैसे वो लॉग आउट के यस के बटन के ऊपर प्रेस करता है उसी वक्त उसके
उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार उसके ऊपर टच करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर सकता। बार बार उसे कहा जाता है तुम लॉग आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिस्टम फेलियर है, तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार उसके ऊपर टच करना जारी रखता है, लेकिन बार बार टच करने से भी कुछ नहीं होता। बार बार उसके पास यही ऑप्शन होता है कि तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। जी कहता है अब यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, क्या मैं इस गेम से बाहर भी नहीं जा सकता, लगता है कि मैं इस गेम के अंदर फंस गया हूँ। और यहीं पर उसके पास जो फाइनल विंडो ओपन होती है उसमें कहा जाता है कि तुमने एक मिशन को एक्टिवेट कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर इसको सर्वाइव करना होगा। अगर तुम्हें इस गेम में जिंदा रहना है तो तुम्हें लेवल अप करना है और सर्वाइव करना है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस गेम में मर जाओगे। और लीजी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेवल अप टू सर्वाइव की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो इसकी फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद अगर आप सेकंड एपिसोड को देखने के लिए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली वहाँ पर अपने आप को लॉक आउट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक बड़े से डेजर्ट के अंदर ट्रैप है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लीजी कहता है मुझे यहाँ पर इस गेम को नहीं खेलना, मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाकर ज़ाओमी को इस बारे में बता दूंगा। मुझसे ये गेम नहीं खेला गया और इसके अंदर बहुत ही हार्ड लेवल था, इसी वजह से मैं बाहर आ गया। लेकिन जैसे वो लॉग आउट के ऊपर प्रेस करता है तो उसी वक्त बार बार उसके पास सेम ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। और लास्ट में उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर एक मिशन को ट्रिगर कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है, अगर तुम यहाँ पर लेवल अप करके सर्वाइव करोगे तभी तुम इस गेम से बाहर जा सकते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ीली अभी वहीं पर अपनी विंडो के सामने बैठा होता और एक जोरदार चीख मारता और कहता है मैं तो यहाँ पर ज़ाओमी के साथ डेट पा रहा था, मुझे तो लगा था कि इस गेम में ज़ाओमी को मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस गेम में फंस जाऊंगा। पहले तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर गुस्सा होता है और चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसका कोई अपोजिट सोचना पड़ेगा। ज़ीली कहता है यहाँ पर तो मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी जिंदगी इसी डेजर्ट के अंदर ही फंसा रहूंगा। तो ज़ीली वहाँ से हिम्मत करता है और आगे की तरफ चलना शुरू करता है। तो 8 घंटे तक चलने के बाद ज़ीली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इतनी गर्मी की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो बचा कुचा पानी होता है वो पसीना बनकर बह रहा होता है। तो ज़ीली वहाँ पर चलते हुए कहता है मैंने इस फैक्ट को मान लिया है कि मैं इस गेम से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि पिछले 8 घंटे से यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और मुझे ये भी पता चला है कि इस गेम के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल रियलिटी जैसी हैं, यानी कि अगर यहाँ पर मुझे प्यास लग रही है तो वाकई में प्यास लग रही है और अगर मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है ये वाकई में निकल रहा है, ये कोई गेम नहीं रही। यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गेम के अंदर होता या फिर मैंने वीआर सेट पहना होता यहाँ पर मुझे ये सब कुछ फील नहीं होना था, ये सब कुछ तो रियल बॉडी में फील होता है। ज़ीली कहता है अगर मैं इसी तरह आगे की तरफ चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर इस रेगिस्तान के अंदर पानी का सोर्स ढूंढना होगा। अगर मुझे यहाँ पर पानी मिल जाता है तो मैं अपनी डिहाइड्रेशन को दूर कर सकता हूँ। तो वहीं पर उसे नीचे एक लाइमस्टोन मिलता है। वो कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मैं अपनी क्लास में एक जीनियस लड़का था, मैंने नेशनल जियोग्राफी के एक चैनल के ऊपर देखा था, वहाँ पर जो सर्वाइवल शो लगता है उसके अंदर शो के होस्ट ने बताया था कि जहाँ पर इस तरह के लाइमस्टोन्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आसपास पानी का सोर्स है। मुझे लगता है कि वहाँ पर सामने पत्थरों के दरमियान में कहीं पर पानी होगा, इसलिए मुझे सामने की तरफ ही जाना चाहिए। तो वहाँ पर सामने काफी सारी चट्टानें होती हैं। ज़ीली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। ज़ीली कहता है चलो देखते हैं शायद यहाँ पर कोई पानी का सोर्स मिल जाए। तो वो सामने पत्थरों की तरफ जा रहा होता है कि वहीं पर पीछे से एक वुल्फ को दिखाते हैं। तो एक वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर पीछे खड़ा होता है और वो लाल टपका रहा होता है, जैसे कि वो ऐसे ही चाहता है कि ज़ीली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ जाए क्योंकि वहाँ पर एक गुफा होती है। ज़ीली जैसे एक चट्टान को पार करके सामने की तरफ देखता है, ज़ीली कहता है अब मेरी जजमेंट गलत नहीं साबित होनी चाहिए। वहाँ पर एक गुफा होती है और उस गुफा के अंदर चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा होता है और वो पानी नीचे जमा हो रहा होता है। वहाँ पर काफी सारा पानी जमा हो चुका होता है। ज़ीली उस पानी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है और वो जल्दी से जाकर उस पानी के अंदर अपना मुंह डुबो देता है और साथ ही उस पानी को पी भी रहा होता है और अपना मुंह भी धो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही शिद्दत के साथ प्यास लगी होती है। ज़ीली कहता है शुक्र है मेरी जान बच गई, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे पानी मिल गया है। तो यहीं पर गुफा के बाहर का सीन भी दिखाते हैं। वो वुल्फ उसी गुफा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका शिकार उसके चुंगल में फंस चुका हो। हमारा ज़ीली वहाँ पर पानी पीने के बाद वहीं पर लेट जाता है क्योंकि उस गुफा के अंदर काफी ज्यादा ठंड भी होती है क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं पड़ रही, साथ ही उसने अपने सिस्टम को भी ओपन किया होता है। ज़ीली कहता है अब पानी का मसला तो हल हो गया, मेरे पास यहाँ पर काफी सारा पानी है, लेकिन अब मुझे सोचना
ढूंढना है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तो वो फिर से उठकर बैठ जाता और कहता अब जबकि ये गेम है तो मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे कोई ना कोई हिंट तो जरूर देगा कि इस गेम के इस लेवल को कैसे पार किया जाए और यहाँ से कैसे एग्जिट किया जा सकता है। वो अपनी विंडो को ओपन करता है और उसमें सारे स्टैट्स को देख रहा होता है कि यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन मिल जाए। वहीं पर वो मैप वाले ऑप्शन को ओपन करता है तो वहाँ पर उसके पास जो मैप ओपन होता है वो सिर्फ उतने ही एरिया का होता है जितने एरिया को इसने डिस्कवर किया है, यानी कि वो मैप आगे आगे बढ़ता जाएगा जहाँ जहाँ ये आगे जाता जाएगा, लेकिन उसे कंप्लीट मैप नहीं दिखाया जा रहा। ज़िली कहता है मुझे पहले से ही लगा था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, यहाँ पर तो पूरा मैप भी नहीं दिया गया। ज़िली कहता है चलो ठीक है फिर अपने स्टैट्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इस गेम ने मुझे यहाँ पर दिया क्या है, क्योंकि गेम के अंदर हमारी फिजिकल एबिलिटीज और हमारे स्टैट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो अपने स्टैट्स की तरफ देखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आईडी होती है जिसमें चैन ज़िली लिखा होता है और उसके नीचे उसका लिखा होता है कि उसकी क्लास क्या है, वो हीलर है और लेवल 1 का हीलर है। उसके बाकी के सारे स्टैट्स भी 1 पर होते हैं, जबकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और स्किल्स के बारे में उसे कहा जाता है तुम्हें यहाँ पर स्किल सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है अगर तुम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हो या फिर तुम्हारे पास लेवल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। ज़िली कहता है मेरे स्टैट्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है, अगर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होता है तो मैं वहाँ से भागने के अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मुझे स्किल कैसे मिलेगा, अब मुझे स्पेसिफिक कंडीशंस कैसे मिलेंगी। फिर वो अपनी आर्टिलरी को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। उसके पास गेम की तरफ से उसे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं उनमें एक आयरन स्वर्ड होती है जो कि एक नॉर्मल आयरन स्वर्ड है, उसके साथ उसके पास लेदर के ग्लव्स होते हैं जिनका डिफेंस सिर्फ 2% है। एचपी को बढ़ाने के लिए 3 पोशंस की बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा उसके पास 2 बैंडेजेस भी हैं। यहीं पर उसके पास छोटी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर बिगिनर्स पैकेज को ओपन करना चाहते हो। ज़िली कहता हाँ ठीक है इसको ओपन कर दो। तो जैसे बिगिनर्स पैकेज को वो ओपन करता है तो उसमें उसे ग्लव्स और उसकी तलवार दी जाती है। वो जल्दी से अपने ग्लव्स को उठा लेता है, साथ ही अपनी तलवार को भी अपनी कमर के साथ बांध लेता है। वो कहता है चलो शुक्र है कम से कम मेरे पास यहाँ पर तलवार तो है, अगर किसी मॉन्स्टर से सामना होता है तो मैं अपनी तलवार को घुमाकर उसको मार तो सकूंगा। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाता है और उसे चेक करता है कि इसको यूज करना कितना सिंपल है, क्योंकि ज़िली को तलवारबाजी पहले से आती है, क्योंकि जब वो अपनी दुनिया में था वहाँ पर वो कैंडो की क्लासेस लिया करता था। वो अपने कंट्री में सबसे यंग कैंडो मास्टर भी कहलाया जाता था क्योंकि उसने चैंपियनशिप को जीता था। वहीं पर वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने एक पत्थर को काट देता है। ज़िली उस पत्थर को काटने के बाद कहता अगर ये कोई नॉर्मल स्वर्ड होती मेरी दुनिया की तो ये कभी भी पत्थर को नहीं काट पाती। कि गेम की वजह से इस तलवार की हार्डनेस और इसकी शार्पनेस ज्यादा है। वक्त तलवार के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है इसकी ड्यूरेबिलिटी -1% के हिसाब से कम हो गई है, इतनी बार वो अटैक करेगा उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ज़िली कहता है ये तो वाकई में एक गेम है, यहाँ पर तो हर एक चीज के साथ उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। तो ज़िली अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है क्योंकि उसे भूख भी लगी होती है। वो कहता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर पानी तो है लेकिन खाना नहीं है, अगर मैंने अपने लिए जल्दी से कोई खाना नहीं ढूंढा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। जैसे वो वहाँ से गुफा से बाहर निकलने लगता है उसी वक्त उसे गुफा के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो कहता है अब जहाँ गुफा के अंदर से किस चीज की आवाज आ रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है चलो देखते हैं। गुफा के अंदर जाता है तो गुफा अंदर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। ज़िली कहता है वहाँ पर पानी को देखकर मैं सिर्फ वहीं पर रुक गया था, लेकिन असल में ये गुफा तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है जहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। तो ज़िली उसी गुफा में आगे की तरफ चलता जाता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसी वक्त एक हड्डी उसके पाँव में आकर गिरती है। वो कहता है ये तो एक हड्डी है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जानवरों के कंकाल पड़े होते हैं, जैसे कि किसी ने यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स को खाकर इन सभी की हड्डियों को फेंका हुआ हो। ज़िली भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़िली कहता है यहाँ पर इतने सारे जानवरों के कंकाल क्यों पड़े हुए हैं, लगता है कि यहाँ पर किसी ने शिकार किया है। आगे बढ़ता है और उस हड्डी को उठाकर देखता है क्या इस एनिमल के ऊपर किसने अटैक किया होगा। उस हड्डी के ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक वुल्फ मॉन्स्टर के पंजे के निशान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, ये किसी मॉन्स्टर की गुफा है जहाँ पर उसने अपने शिकार को खाया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। ज़िली कहता है मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता हुआ सामने की तरफ भाग रहा होता है उसी वक्त सामने से वो वुल्फ मॉन्स्टर निकलता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसके मुंह को अपने मुंह में दबाने लगता है। ज़िली ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस वुल्फ का मुंह उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब होता है। वो अपने दांतों को बंद करके उसकी गर्दन यहाँ पर उड़ाने वाला होता है कि उसी वक्त ज़िली नीचे की तरफ झुकते हुए बड़ी स्पीड से उसके नीचे होकर साइड पर लुढ़क जाता है और अपने आप को उस वुल्फ मॉन्स्टर से बचा लेता है। यहीं पर विंडो ओपन होती है और उस वुल्फ के स्टैट्स को दिखाया जाता है। इसका नाम डेजर्ट वुल्फ है जबकि इसका लेवल 5 है और साथ ही उसके सारे स्टैट्स भी बताए जा रहे होते हैं कि इसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है कि ये 15 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग सकता है, वो भी दिन के वक्त। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ही सेकंड्स में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता
है और इसका मेन अटैक फोर्स इसकी बाइटिंग है। ये अपने दांतों के साथ इसके जबड़ों की बाइटिंग 200 किलोग्राम है और इसकी वीकनेस इसकी एब्डोमेन है, यानी कि इसका पेट इसकी सॉफ्ट वीकनेस है जिसके ऊपर अटैक करके इसको मारा जा सकता है। हालांकि ज़ीली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन फिर भी डेजर्ट वुल्फ के अटैक की वजह से ज़ीली के बाजू के ऊपर चोट लगती है और उसके बाजू के ऊपर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। ज़ीली कहता है इसके सिर्फ एक ही अटैक से मेरा पूरा बाजू जख्मी हो चुका है। मुझे भी लगा था कि यहाँ पर इस गेम के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर्स तो जरूर होंगे और यहाँ पर मेरा सामना मॉन्स्टर के साथ हो गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे स्टैट्स बहुत ज्यादा लो हैं। मुझे तो लगा था कि अगर यहाँ पर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन इसके स्टैट्स को देखकर लगता है कि इसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं इससे भाग नहीं सकता। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे इससे फाइट करना पड़ेगी। तो ज़ीली अपनी तलवार निकालता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है किसी वुल्फ मॉन्स्टर के हाथों से तो मैं लड़कर मरूंगा। क्या पता फाइट के दौरान मैं ही इस मॉन्स्टर को मार डालूं और मैं जीत जाऊं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारकर अपने आप को लेवल अप कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके स्टैट्स काफी ज्यादा लो है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लेवल अप टू सर्वाइव के 3rd एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली का सामना गुफा के अंदर डेजर्ट मॉन्स्टर के साथ होता है जो कि एक वुल्फ होता है और उसका लेवल 5 होता है, जबकि हमारे ज़ीली का लेवल सिर्फ 1 है और वो एक हीलर है। तो वहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था और इस एपिसोड की शुरुआत में लिज़ी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। लिज़ी कहता है जब मैं हाई स्कूल में था हमारे हाई स्कूल में एक कैंडो क्लब था जिसका नाम फेंगजी कैंडो क्लब था और मैं उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था क्योंकि कैंडो में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट लड़का हूँ जिसने कैंडो में 6 डिग्री हासिल किया है और मेरे पास काफी सारे बैजेस भी हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं क्योंकि मैं कैंडो में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं कैंडो में इतना अच्छा हूँ कैसे। इसकी वजह बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मेरी मॉम को कैंडो बहुत ज्यादा पसंद था। जब मेरी एज 5 साल थी तब मेरी मॉम कैंडो को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। वो टीवी के ऊपर कैंडो चैंपियनशिप देखा करती थी और वहाँ पर उनका एक बहुत ही फेवरेट कैंडो स्टार था जिसका नाम किमोरा था और वो किमोरा के लिए चेयर किया करती थी, जबकि मुझे भी वहीं पर बिठाकर वो सारा दिन कैंडो दिखाती रहती। हालांकि मुझे कैंडो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मॉम को लगता था कि मैं भी एक दिन उसकी तरह किमोरा की तरह कैंडो स्टार बन सकता हूँ। इसी वजह से जब मैं 5 साल का ही था तभी मेरी मॉम मुझे अपने साथ लेकर एक कैंडो क्लब में चली गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे क्लब को ज्वाइन करवा दिया। तो अपनी मॉम की वजह से मुझे उस कैंडो क्लब को ज्वाइन करना पड़ा और मुझे भी यंग एज से ही ये सब कुछ सीखना पड़ा। शुरुआत में मुझे लगा था कि कैंडो बहुत ज्यादा आसान है, हमें बस अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करना होगा और अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाना है। लेकिन असल में जब मैंने तलवार को हाथ में पकड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि कैंडो इतना भी आसान नहीं है। जब वहाँ पर मेरे सामने मेरा ओपोनेंट खड़ा था उस वक्त मुझे एक डर महसूस हुआ। ऐसा डर मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हमारे सामने एक ओपोनेंट जिसने मास्क पहना हुआ है, हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़ी हुई है, वो हमारे पर अटैक करने वाला है। हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि हमें उसके अटैक को अवॉइड करना है वरना वो हमें हिट करेगा। वहाँ पर हमारी उखड़ी हुई सांस और हमारी हार्ट बीट हमें बताती है कि ये खेल कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। तो वहाँ पर एक कैंडो मास्टर के सामने मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ और मुझे उस डर की वजह भी महसूस हुई कि वहाँ पर मैं इतना ज्यादा डर क्यों रहा हूँ। जब उस मास्टर ने मेरे पर अटैक किया उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसके सामने खड़ा हो सकूं और ये सब कुछ इसी वजह से है। के बाद से मेरी इस कैंडो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गई और मैं हर रोज प्रैक्टिस किया करता था। दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। लेकिन फिर से जब क्लब के अंदर उसी मास्टर के साथ मेरा सामना होता सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता, मैं उससे हार जाता। उसके बाद मैं वापस घर आता और फिर से ट्रेनिंग करता। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद लगातार मैं कई सालों तक उसी मास्टर से हारता रहा। लेकिन इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद नतीजा ये निकला कि जब मैंने चैंपियनशिप को ज्वाइन किया तो मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट कैंडो मास्टर बन चुका था। मुझे 6 डिग्री मिला, उसके साथ साथ मुझे काफी सारे कप्स भी मिले। इसके बावजूद मैंने अभी तक कैंडो की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कैंडो की ट्रेनिंग ही मेरे काम आने वाली है। यहाँ से हमारी स्टोरी फिर से हमारी कॉस्मोस गेम के अंदर आ गई है। ज़ीली कहता है इस गेम के अंदर जो भी पावरफुल होगा वो वीक को खा जाएगा या फिर उसको मार डालेगा। मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपने कैंडो के स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। तो डेजर्ट वुल्फ जल्दी से जंप करते हुए फिर से ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जबकि ज़ीली नीचे की तरफ झुकते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के बाद नीचे से होकर पीछे की तरफ निकल जाता है और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी गर्दन के ऊपर मारने लगा है। वो उसे लगता है कि अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन को काट देगा। ज़ीली कहता है यही मेरा मौका है, अभी मैं इसकी गर्दन काट देता हूँ। इस वुल्फ मॉन्स्टर ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के
के ऊपर मारता है, इस वक्त उसके हाथ को एक जबरदस्त झटका लगता है, तलवार के अंदर भी क्रैक पड़ जाता है क्योंकि उस वुल्फ मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और इसकी लोहे की तलवार भी उसकी गर्दन को नहीं काट सकती। ज़ीली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वुल्फ मॉन्स्टर जल्दी से अपनी पूंछ को घुमाते हुए ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जिससे ज़ीली पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर टकराने के बाद वो नीचे गिरता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। ज़ीली कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार तो उसकी स्किन को भी नहीं काट रही, मेरे पास तो और कोई वेपन भी नहीं है, अगर मैं अपनी तलवार के साथ इस वुल्फ मॉन्स्टर को नहीं मार सकता तो फिर मैं इस वुल्फ मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे। यहीं पर विंडो में उसको बताया जाता है, तुम अपनी तलवार के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि डेजर्ट वुल्फ के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। और साथ ही उसे फिर से वीकनेस के बारे में बताया जाता है कि इसकी वीकनेस इसका पेट है, अगर तुम इसके पेट पर अटैक करोगे तो इसको मार सकते हो। तो ज़ीली इस बार उसकी वीकनेस को जानने के बाद कहता है, तो मुझे लगता है कि उसके पेट के ऊपर अटैक करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, मैं इसको और किसी भी जगह से अटैक करके नहीं मार सकता। वुल्फ मॉन्स्टर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और ज़ीली के ऊपर फिर से अपने दांतों से बाइट करना स्टार्ट करता है। ज़ीली कहता है, मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है कि इसकी एब्डोमेन पे अटैक करना है, लेकिन मुझे पता चलने से क्या फर्क पड़ता है, इस वुल्फ मॉन्स्टर ने कौन सा मुझे अपने पेट के ऊपर अटैक करने देना है। ऊपर से इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसकी वाइटैलिटी भी ज्यादा है। मैं इसके ऊपर अटैक करने लगता हूँ, ये जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है और ये कभी भी अपने पेट को मेरे सामने नहीं आने देता। ज़ीली जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मैं इसके साथ फाइट करता रहा और इसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक नहीं किया तो मैं यहाँ पर फाइट से थक जाऊंगा और थकने के बाद ये आसानी से मुझे मार सकता है। ज़ीली कहता है, अब मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगने लगा है कि मैं यहीं पर इसी मॉन्स्टर के हाथ से मरने वाला हूँ इसी गेम के अंदर। ज़ीली अभी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास उसकी वार्निंग वाली विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हारा एचपी लेवल बहुत ज्यादा लो होता जा रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्लड बह रहा है, जल्दी से अपने ब्लड को बहने को रोको वरना तुम्हारा एचपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ज़ीली कहता है, अब मुझे समझ आए कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, हालांकि मेरी एचपी पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर मेरा ये तरीका यहाँ पर काम कर गया तो मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। ये तरीका यहाँ पर काम नहीं किया तो वैसे भी तो मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथों से मरने वाला हूँ। मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ज़ीली भी जल्दी से आगे बढ़ता है। ज़ीली ऊपर की तरफ जंप करता है जबकि वो वुल्फ भी ऊपर की तरफ जंप करता है और यहीं पर ग्राउंड के ऊपर बहता हुआ ब्लड दिखाई देता है। तो ये वुल्फ मॉन्स्टर का ब्लड नहीं है बल्कि हमारे ज़ीली का ब्लड है। ज़ीली उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो वुल्फ मॉन्स्टर जंप करते हुए ज़ीली के कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके कंधे के अंदर से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। और यहीं पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ीली ने अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर दंसा दिया होता है। यही इसका प्लान था, उसने जानबूझकर उसको अपनी तरफ आने दिया ताकि वो खड़ा होकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करे और उसका पेट उसके बिल्कुल सामने हो जहाँ से वो अपनी तलवार उसके पेट में दंसा सके। तो ज़ीली ने जहाँ पर इस गेम के अंदर अपने पहले मॉन्स्टर को मार दिया है। ज़ीली कहता है, ये गेम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। जहाँ पर इस सैंड वुल्फ को मारने पर उसे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसके साथ उसका लेवल अप हो जाता है। और उसका लेवल अप होने के बाद 5th लेवल पर पहुंच चुका है। इसके अलावा उसे 25 पॉइंट मिलते हैं जिनको वो अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका एचपी भी दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है। वहीं पर उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलती है और उसके सारे के सारे जख्म फिर से हील हो जाते हैं। ज़ीली कहता है, तो मुझे यहाँ पर ये भी एक नई चीज पता चली है कि जब भी मैं यहाँ पर लेवल अप होऊंगा, चाहे मेरी बॉडी के ऊपर कितने ही कट क्यों ना हो, चाहे कितने ही जख्म क्यों ना हो, वो जल्दी से हील हो जाएंगे। अब क्योंकि इसका लेवल 5 हो चुका है तो लेवल 5 के जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे अनलॉक हो जाते हैं और उनमें एक हिडन लेवल माल सिस्टम होता है जो कि लॉन्च हो जाता है। तो ज़ीली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा माल सिस्टम ओपन हो चुका है, क्या तुम इसको चेक करना चाहोगे। तो ज़ीली वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, अपनी विंडो की तरफ देख रहा होता है। ज़ीली कहता है, ये तो वाकई में गेम सिस्टम ही है, मैंने गेम्स के अंदर अक्सर देखा है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में हमें काफी सारे स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं और हर बार लेवल अप करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम लोग अपने स्टैट्स में ऐड कर सकते हैं और मुझे भी यहाँ पर 25 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन मुझे इस माल सिस्टम के बारे में नहीं पता चल रहा कि ये माल सिस्टम क्या है और इसके अंदर क्या होगा। तो वहीं पर उसके पास एंटर का बटन होता है। वो कहता है, चलो देखते हैं कि इस माल के अंदर है क्या। उसके एंटर के बटन पर प्रेस करता है तो उसके सामने एक नई विंडो ओपन होती है और उसके अंदर उसका माल ओपन हो जाता है। उसके मॉल के अंदर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, बहुत सारे डैगर्स और बहुत सारे दूसरे एक्सिस होते हैं, यानी बहुत सारे कुल्हाड़े और इस तरह के वेपन्स होते हैं, जैसे बाले हो गए, यहाँ पे चाकू और नाइफ्स हो गए। इसके अलावा कुछ कवच भी होते हैं, यानी कि वो यहाँ से काफी सारी चीजें खरीद सकता है और उन सभी के स्टैट्स भी उसके साथ ही दिखाए जा रहे होते हैं। ज़ीली कहता है, तो ये वो माल है जिसके बारे में बताया जा रहा था, यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन्स हैं। तो यहाँ पर उसे लेवल्स के बारे में बताया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रोजमर्रा की जो काम की चीजें हैं वो सारी लेवल 5 के साथ ओपन हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें लेवल 15 चाहिए। अगर तुम्हें वेपन्स चाहिए तो उसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें 30 लेवल चाहिए। अगर तुम्हें अपने डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे पास कम से कम लेवल 30 होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने घर की रखी हुई सारी अप्लायंसेस
अप्लायंसेस चाहिए जो घर में इस्तेमाल होती हैं, उसके लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 50 होना चाहिए। बिजली से चलने वाली सारी अप्लायंसेस के लिए तुम्हारा लेवल 70 होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हें एक मर्सनरी बनना है या फिर मर्सनरीज को चूज करना है तो तुम्हारे पास लेवल 100 होना चाहिए। यहाँ पर लेवल सिस्टम चलता है। अगर तुम्हें किसी चीज को अनलॉक करना है तो तुम्हें इस गेम को अपने लेवल्स देना होंगे। ज़ीली ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर वेपन्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर घर की चीजें क्यों रखी हुई हैं? इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी मौजूद हैं। वाकई में ये सब कुछ भी मुझे गेम में मिल सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर फ्रिज और टीवी भी मंगवा सकता हूँ। लास्ट पे वो कहता है यहाँ पर एक मर्सनरी सिस्टम है इस मॉल के अंदर। इस मर्सनरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पूरे 100 लेवल्स चाहिए। लेकिन इसके लिए 100 लेवल्स क्यों चाहिए? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है? तो वहीं पर डिस्प्ले का बटन होता है। क्या उस मर्सनरी सिस्टम में है क्या? वो डिस्प्ले के बटन पर क्लिक करता है, वहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स चलते हैं क्योंकि यहाँ पर होलोग्राफिक इमेजेस उसे दिखाई जाने वाली हैं। और वहीं पर उसके सामने एक मर्सनरी लड़की निकलती है जो कि एक होलोग्राफिक इमेज होती है, लेकिन वो मर्सनरी होती है। मर्सनरीज यानी कि किराए के कातिल। ज़ीली उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एक प्रोजेक्शन है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोजेक्शंस ओपन होती हैं क्योंकि मर्सनरी सिस्टम के अंदर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो इनमें से किसी को भी चूज कर सकता है। वहाँ पर एक सैमुराई का मर्सनरी होता है। इसके अलावा उसके पास एक मेटल के पूरे कवच के साथ एक बंदा होता है जो कि डिफेंस टाइप होता है। फिर उसके पास एक मैजिक टाइप का मर्सनरी होता है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। फिर उसके पास असैसिन क्रीड टाइप का एक निंजा टाइप होता है जिसको असैसिन टाइप कहा जाता है। ज़ीली कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मर्सनरीज हैं और वहीं पर उसकी नजर सर्विस मर्सनरी के ऊपर पड़ती है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, आधे कपड़े पहने होते हैं। ज़ीली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बेड के ऊपर लेटी होती है। ज़ीली कहता है ये किस बेकार इंसान ने गेम के अंदर ये वाला पार्ट डाल दिया है। और इस तरह की गेम के अंदर कौन यहाँ पर आकर मजे करना चाहेगा, वो भी इस तरह की एक मर्सनरी लड़की के साथ। तो इन सारे मर्सनरीज की कैटेगरीज को ये यहाँ पर सिर्फ देख ही सकता है क्योंकि अनलॉक नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी विंडो से कहती है जितने तुम्हारे पास लेवल है उतने लेवल्स के साथ तुम यहाँ पर सिर्फ डेली लाइफ की चीजों को ही अनलॉक कर सकते हो। तुम उन्हें अनलॉक करना चाहते हो। ज़ीली कहता है अच्छा ठीक है, इसे अनलॉक कर दो। बेसिक चीजों के अंदर उसे काफी कुछ खाने को मिलता है जिसके अंदर उसे ब्रेड मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स मिलती हैं। तो वो उन सारी चीजों को वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देता है और कहता है मैंने यहाँ पर 5 लेवल्स को हासिल किया था और उन 5 लेवल्स के साथ मैंने ये सारी खाने की चीजें खरीद ली हैं। चलो अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा भूख भी लगी थी। अभी के लिए इतना ही काफी है। फिर आगे का देखते हैं कि आगे क्या करना है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिज़ी वहाँ पर एक डीमन वुल्फ को मारने के बाद लेवल अप करता है और लेवल अप होने के बाद वो वहीं पर अपने लिए कुछ चीजें खरीदता है जो कि उसके लिए खाने का सामान होता है। वो वहीं पर बैठकर अपना खाना खाता है। लिज़ी कहता है चलो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मैंने यहाँ पर 5 लेवल हासिल किए थे और उन 5 लेवल्स के बदले में मुझे खाने का कुछ सामान मिल गया है। जहाँ पर पानी का मसला भी हल हो गया और खाने पीने का मसला भी हल हो गया है। तो अपना पेट भर लेने के बाद लिज़ी कहता है चलो ठीक है, आप अपने स्टैट्स को देखते हैं। लिज़ी अपने सिस्टम से कहता है सिस्टम मेरे पॉइंट्स के बारे में दिखाओ। तो उसके पास पॉइंट्स होते हैं तो उसका लेवल फिर से 1 हो चुका है। लिज़ी कहता है मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई कि मैं यहाँ पर किसी स्किल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को ही दांव पर लगाकर इस बात को समझना पड़ेगा कि एक स्किल को कैसे हासिल करना है। फिलहाल मेरे पास 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले तो उन 25 पॉइंट्स को अपने स्टैट्स में ऐड करता हूँ ताकि अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। लिज़ी कहता है एक बार मैंने इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लिया तो उसके बाद मैं इनको कम ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सोच समझकर इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ या फिर स्पीड को बढ़ा सकता हूँ या फिर अपनी एजिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। जिस चीज को भी बढ़ा दिया उसको दोबारा से माइनस नहीं कर सकता। लिज़ी क्योंकि एक जीनियस लड़का है इसी वजह से वो यहीं पर सोचना शुरू करता है। वो कहता है अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो इससे मेरी मैजिक पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं अटैक पावर को नहीं यूज कर पाऊंगा और मेरी एजिलिटी कम रह जाएगी। मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है और एजिलिटी है वो सारी की सारी मेरी फिजिकल डैमेज और डिफेंस के साथ रिलेट करती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर स्पीड भी चाहिए। लिज़ी कहता है यहाँ पर जिस डेजर्ट वुल्फ के साथ मेरा सामना हुआ था उसके पास मेरे से काफी ज्यादा हाई स्टैट्स थे। हालांकि हम दोनों में सिर्फ 4 लेवल्स का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स मुझसे ज्यादा थे, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा थी। अगर मेरा सामना यहाँ पर इसी तरह के किसी और मॉन्स्टर से होता है जो कि इस वुल्फ मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ और स्पीड होनी चाहिए कि मैं वहाँ से भाग सकूं या फिर उसका मुकाबला कर सकूं। तो मुझे
लगता है कि मुझे यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीजी थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी फिजिकल एबिलिटीज में 5 पॉइंट्स को ऐड करता है, स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स को ऐड करता है और अपनी एजिलिटी में 10 पॉइंट्स को ऐड करता है और इस तरह इसके टोटल 25 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर यस के बटन पे क्लिक करता है उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर उसके सारे स्टैट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। लीजी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जैसे ही मैंने वहाँ पर पॉइंट्स को ऐड किया है यहाँ पर मेरी बॉडी में महसूस हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ और मेरी एजिलिटी बढ़ चुकी है और मेरी फिजिक भी पहले से बेहतर हो गई है। मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है और मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट महसूस हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। स्ट्रॉन्ग होने की फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस वक्त उसे साइड से दोबारा से डेजर्ट वुल्फ के हाउल करने की आवाज आती है। वो साइड पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट वुल्फ होते हैं। लीजी जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, मैं वैसे भी देखना चाहता था कि आखिर मैंने स्टैट्स को बढ़ने के बाद मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। लोग तो यहाँ पर अपना पूरा ग्रुप लेकर आ गए हैं, चलो इन सभी को मारकर अपनी नई स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो वो वुल्फ मॉन्स्टर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि लीजी भी अपनी तलवार को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लीजी अपनी तलवार के साथ वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार उसके जबड़े के सेंटर से गुजरती है। लीजी जैसे ही अपनी तलवार को घुमाता है तो वो उसके पूरे जबड़े को ही काट देता है। कि थोड़ी देर पहले जब उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया था तो वो उसके सर को नहीं काट पाया था। लीजी कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ मेरी तलवार की ड्यूरेबिलिटी और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। अब मुझे इन वुल्फ मॉन्स्टर की वीकनेस के ऊपर अटैक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं जहाँ से चाहे इनको कट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे वो एक वुल्फ को मारता है साथ ही उसे लेवल अप कहा जाता है। उसी वक्त दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीजी अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है। लीजी कहता है मेरी तलवारबाजी के स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, तो मुझे यहाँ पर इन सभी को एक एक करके मारने की क्या जरूरत है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और सारे पैक के ऊपर एक साथ अटैक करता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के साथ जितने भी वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर्स टच होते हैं वो सारे कटते जाते हैं। तो लीजी अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि उसकी एजिलिटी भी बढ़ चुकी है। वो बड़ी स्पीड के साथ वुल्फ मॉन्स्टर्स के गले काट रहा होता है। वहाँ पर जितने वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को मार देता है और उसके पास काफी सारी विंडोज ओपन होती है और उसे कहा जाता है लेवल अप लेवल अप। तो यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन्हीं की लाशों के ढेर के ऊपर बैठ जाता है और उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम यहाँ पर लेवल 15 तक पहुँच चुके हो। इन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर तुम्हें टोटल 24,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा तुम्हें 75 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जिनको तुम अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ में डिवाइड कर सकते हो। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है लेवल अप करने के बाद जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। यहीं पर कुछ देर और बैठने के बाद रात के वक्त लीजी बाहर निकलता है। फिर रात के वक्त डेजर्ट में काफी ठंड होती है। लीजी कहता है चलो अब लगता है कि आगे की तरफ बढ़ा जाए क्योंकि रात के वक्त डेजर्ट में काफी ठंड है और चलना आसान हो जाएगा, जबकि मेरे पास काफी सारा पानी भी है और खाना भी है जो कि मुझे इस गेम सिस्टम ने दे दिया है। मुझे डेजर्ट में रात के वक्त भूख प्यास की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी से इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती हैं। वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती हैं। तो लीजी वहीं पर एक वुल्फ मॉन्स्टर के पास ही बैठ जाता है और कहता है ये सारे के सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स मर कैसे गए। इसी वक्त उसे एक चट्टान के ऊपर से एक वुल्फ मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है एक और मॉन्स्टर जो कि उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसाता है, उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है। लीजी जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ देखता है क्या वहाँ पर कौन है, तो उसे वहाँ पर अंधेरे में कोई और मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसने वहाँ पर दो वुल्फ मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा होता है और उन दोनों को मार दिया होता है, लेकिन साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लीजी जल्दी से उठकर खड़ा होता है और कहता है मैंने अभी भी किसी को यहाँ पर देखा था लेकिन वो कहाँ पर चला गया। लीजी कहता है वो कोई इल्यूजन नहीं हो सकती, मैंने वाकई में वहाँ पर किसी को देखा है क्योंकि ये सारी की सारी वुल्फ की डेड बॉडीज ये तो यहीं पर पड़ी हैं। अगर ये कोई इल्यूजन होती तो ये सभी भी यहाँ से गायब हो जाती। लीजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई ना कोई प्लेयर ऐसा है जो फंसा हुआ है। लेकिन भी साथ ही वो वुल्फ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज की तरफ देखता है। वो कहता है इन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से इनके ब्लड को निकाल लिया गया है, किसी मॉन्स्टर ने इनकी बॉडी के अंदर से ब्लड को सक किया है, ये कोई दूसरा इंसानी प्लेयर नहीं हो सकता। तो लीजी भी वहीं पर खड़ा होता है, किसी के पास विंडो भी ओपन हो जाती है जबकि पीछे से वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लीजी सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई और प्लेयर यहाँ पर किसी क्रूल मेथड को कैसे यूज कर सकता है इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। साथ ही वो कहता है नहीं ये कोई दूसरा प्लेयर नहीं हो सकता, ये तो कोई मॉन्स्टर ही हो सकता है। और साथ ही उसका सिस्टम उसे वार्निंग देना शुरू कर देता है कि जल्दी से बचो, तुम्हारे ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। इसी वक्त पीछे से वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। लीजी पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके हाथ को ही काट देता है। तो उसका हाथ एक टेंटिकल की तरह का होता है जो कि वहीं पर नीचे गिर जाता है बिल्कुल एक लीच की तरह, और उसके
उसके हाथ को काटने पर लीजी की तलवार की ड्यूरेबिलिटी -25% के हिसाब से कम होती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। इसी वजह से उसकी तलवार की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा यूज हुई है। लीजी उस कटे हुए टेंटिकल की तरफ देख रहा होता है कि ये क्या चीज है। लीजी कहता है लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पर इतने सारे वुल्व्स को मारा है। इसी वक्त उसके सामने एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है जो कि एक बीटल मॉन्स्टर होता है। हालांकि राइटर ने इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा वेनम के जैसा बनाने की कोशिश की है, तो वो मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लीजी भी अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। लीजी कहता है ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है, ये वुल्व्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लीजी कहता है अगर मैंने यहाँ पर लेवल अप करने के बाद अपने स्टैट्स को नहीं बढ़ाया होता तो मैं तो यहाँ पर नहीं बच पाता, अभी तक इसने मुझे मार दिया होता, क्योंकि उसके अटैक की वजह से न सिर्फ उसने उसके टेंटिकल को काटा होता है बल्कि उस बीटल मॉन्स्टर ने उसके चेस्ट के ऊपर भी कट लगाया होता है, वहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। लीजी कहता है मैं तो इसके सिंगल अटैक से ही अब तक मर चुका होता। तो वो बीटल मॉन्स्टर भी लीजी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ देख रहा होता है और वहीं पर उसका नया हाथ उगाता है, यानी कि उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। लीजी इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसके पास तो रीजनरेशन की एबिलिटी है। साथ ही लीजी के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वैंडरिंग डोमिनेटर है। उसके लेवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, यानी कि उसका लेवल नहीं बताया जा रहा कि इसका लेवल क्या है। और यहीं पर इस डोमिनेटर के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि इस डेजर्ट को लेकनाया डेजर्ट कहा जाता है और इस डेजर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे डोमिनेटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इनकी सबसे बेस्ट एबिलिटी इनकी स्पीड होती है और ये यहाँ पर लेकनाया डेजर्ट में फूड चेन की टॉप पर है, यानी कि यहाँ पर डेजर्ट के अंदर और कोई भी मॉन्स्टर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सभी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे क्रिएचर्स के ब्लड को पीना पड़ता है। लीजी कहता है अब मैं क्या करूँ, इसकी स्पीड तो उस वुल्फ मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये यहाँ पर इस लेकनाया डेजर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, इसका मतलब मैं इससे भाग नहीं सकता। लीजी कहता है हालांकि मैंने फैसला किया था कि मुझे यहाँ पर हर किस्म के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने अपने आप को तैयार किया था, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर घुटने टेक देने चाहिए और इसके सामने यहीं पर अपनी जान दे देनी चाहिए। डोमिनेटर भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि वो लीजी के ऊपर अटैक कर सके। लीजी कहता है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे फाइट तो कर नहीं सकता, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये मुझे मार डाले और मेरे सारे ब्लड को चूस ले। लीजी कहता है अपनी जिंदगी में मैं पहली बार इतना ज्यादा डर महसूस कर रहा हूँ। डोमिनेटर बड़ी स्पीड के साथ लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है ताकि वो लीजी के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन लीजी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। वो जल्दी से साइड पर डॉज कर जाता है। साइड पर डॉज करने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को उठाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, मुझे अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और अगर मुझे मरना है तो मैं यहाँ पर इसे फाइट करके ही मरूंगा। लीजी ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, डोमिनेटर के ऊपर, जबकि डोमिनेटर उसकी तरफ देखता है कि लीजी की तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। लीजी को भी लगता है कि वो अपने इस अटैक के साथ इस डोमिनेटर को मार देगा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या लीजी इस डोमिनेटर को मार पाएगा या फिर लीजी इस डोमिनेटर के हाथों से मरने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लेवल अप टू सर्वाइव की पिछली एपिसोड में हमने देखा था लीजी रात के वक्त डेजर्ट में चलने के लिए बाहर निकलता है, तो वहाँ पर उसका सामना एक और मॉन्स्टर के साथ होता है जिसका नाम वैंडरिंग डोमिनेटर होता है, जो कि वुल्फ मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर इस लेकनाया डेजर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है। यहीं पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डोमिनेटर लीजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि लीजी को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इस डोमिनेटर को मारना पड़ेगा। अगर वो इस डोमिनेटर को नहीं मार पाएगा तो ये खुद यहाँ पर मारा जाएगा। डोमिनेटर के फर्स्ट अटैक पर लीजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ हटकर ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब होती है और लीजी को लगता है कि वो इस अटैक के साथ उसको मार देगा और यहीं पर एपिसोड का एंड हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में जब लीजी की तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है, डोमिनेटर अपनी स्पीड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से नीचे से निकल जाता है और लीजी की तलवार ग्राउंड के ऊपर टकराती है। इस बात से लीजी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि पहले भी सिस्टम में उसको बता दिया गया था कि डोमिनेटर की स्पेशल एबिलिटी उसकी स्पीड है, यानी
यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि ये कहाँ पर चला गया। डोमिनेटर बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हुए आगे की तरफ गुजर जाता है और लीजी बेचारा वहीं पर धड़ाम से करके गिर जाता है। तो वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। लीजी अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर गाड़ कर वहाँ पर अपने आप को रोकता है और उसे काफी ज्यादा सांस भी आ रहा होता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ लीजी के चेहरे के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। लीजी कहता है ये मॉन्स्टर तो वाकई में इस डेजर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है और इसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि डोमिनेटर भी वहाँ पर खड़ा होकर सामने से कुछ कहता है, वो हालू कालू कहता है। अब ये पता नहीं अरबी है या फिर कौन सी लैंग्वेज है। तो लीजी अभी डोमिनेटर की तरफ ही देख रहा होता है कि वो सामने से गायब हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है और वो पलक झपकने की स्पीड से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लीजी के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी पंच के साथ लीजी के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वो अपने हाथ को उसके पेट से बाहर निकालता है तो लीजी वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। लीजी कहता है इसका ये लास्ट वाला ब्लो, इससे तो मेरी जान भी जा सकती थी अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक किया है, ये मुझे जानबूझकर नहीं मार रहा, लेकिन ऐसा क्यों है। डोमिनेटर लीजी के सामने खड़ा होता है। लीजी कहता है पता नहीं ये चाहता क्या है। लीजी क्योंकि वहाँ पर अपने पेट पे हाथ रख के नीचे बैठा होता है। डोमिनेटर उसे एक जबरदस्त किक मारता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। लीजी अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेबस महसूस करता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर मेरे साथ खेल रहा है, ये मुझे मार नहीं रहा, पता नहीं ये चाहता क्या है। लीजी के वहाँ पर नीचे गिरने के बाद वो डोमिनेटर फिर से आगे बढ़ता है और उसकी तलवार को उठाकर लीजी के सामने करते हुए कहता है हालू कालू। लीजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर अपने हाथ से ये तलवार मुझे क्यों दे रहा है और इसका मकसद क्या है। लीजी जब उसके हाथ से वो तलवार ले लेता है, डोमिनेटर अपने हाथ को तलवार की तरह बनाता है और उसके सामने इशारा करते हुए उसे दिखाता है कि वो अपने हाथ को अपनी गर्दन पर लगाता है, यानी कि वो चाहता है कि लीजी अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काटे। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर चाहता क्या है। ये चाहता है कि मैं अपनी तलवार के साथ इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करूं, लेकिन साथ ही लीजी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह। जबकि चूहे को पता होता है कि बिल्ली उसे खाने वाली है, लेकिन बिल्ली उसे जल्दी से नहीं खाती, कि पहले वो उसके साथ खेलती रहती है, जब उसका दिल भर जाता है फिर वो उसे खा जाती है। ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर मेरे साथ इसी तरह खेल रहा है और बाद में ये मुझे खा जाएगा। तो अब क्योंकि डोमिनेटर उसे वहाँ पर मार नहीं रहा, इसी वजह से लीजी को अपनी तलवार उठाकर फिर से उससे फाइट करना पड़ती है। तो यहाँ पर रात से सुबह हो जाती है और पूरी रात वो लोग यहाँ पर फाइट करते रहते हैं। लीजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उसको मार नहीं रहा। लीजी नीचे गिरा होता है। लीजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जितने भी ऑर्डिनरी अटैक्स हैं वो सारे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। डोमिनेटर आगे बढ़ता है और लीजी को उसके कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। लीजी कहता है ये कमीना यहाँ पर पता नहीं करना क्या चाहता है, ये कब से मेरे साथ खेल रहा है, ये मुझे मार क्यों नहीं देता। तो डोमिनेटर यहाँ पर उसकी भाषा बोलते हुए कहता है इंसान। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो बात भी कर सकता है, लेकिन मुझे इससे पहले इसने बात क्यों नहीं की। तो डोमिनेटर लीजी से कहता है तुम सभी इंसान छोटे कीड़ों की तरह हो जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो जैसे वो लीजी को एक छोटा कीड़ा कहता है, लीजी अपनी तलवार को घुमाता है और फिर से उसके हाथ को काट देता है और गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कह दिया कि हम इंसान कीड़े हैं, तुम एक कीड़े हो, एक बड़े से बीटल मॉन्स्टर हो जिसके पास दिमाग नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे एक कीड़ा कह रहे हो। तो डोमिनेटर अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखता है और उसकी तरफ काफी देर तक घूरता रहता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और यहाँ पर वाकई में वेनम की तरह इसकी लंबी जुबान भी है। तो राइटर ने वाकई में यहाँ पर वेनम को क्रिएट करने की कोशिश की है। डोमिनेटर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है वेरी इंटरेस्टिंग, लगता है कि शायद 100 साल गुजर चुके हैं, पिछले कई 100 सालों से मैंने इस तरह के किसी इंसान से मुकाबला नहीं किया जो कि मुझे इतना ज्यादा एक्साइटिंग कर सके। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि लीजी भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने भी कभी इतनी एक्साइटमेंट महसूस नहीं की जितनी आज महसूस हो रही है, मैं बहुत ज्यादा फायर्ड अप हूँ। लीजी कहता है मेरी फैमिली और जाओमी दोनों इस वक्त दूसरी दुनिया में मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जल्दी से यहाँ पर इस फाइट को खत्म करके इस गेम से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास जा सकूं। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, वो भी किसी एक बड़े से बीटल कीड़े के हाथ से। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है मेरे दोस्तों मेरी फैमिली मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आने वाला हूँ। और जैसे ही वहाँ पर लीजी एक जोरदार चीख मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। डोमिनेटर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजी की पूरी बॉडी एनर्जी के साथ कवर होती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है, क्योंकि लीजी को स्किल को एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए थी और उसने उन स्पेसिफिक कंडीशंस को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास स्किल्स आ गए हैं। और हमारा हीरो तो वाकई में यहाँ पर अब एक हीरो बन गया है। यहाँ पर लीजी को बताया जाता है उसके सिस्टम के थ्रू हमारी यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट को देखने
के बाद हमारे गॉड लाटोनाया ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं और उसकी ब्लेसिंग्स को हासिल करने के बाद अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट विंडो में उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास जितने भी स्टैट्स हैं वो सभी के सभी 100% तक इंक्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसका अटैक और उसका डिफेंस वो सभी के सभी +100 हो चुके हैं। अब लिज़ी की पूरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, लेकिन डोमिनेटर ये सब कुछ देखने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। वो कहता है ऐसा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, चलो जल्दी से आओ फाइट करते हैं। और वो बड़ी स्पीड के साथ लिज़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अब लिज़ी की स्पीड भी ज्यादा हो चुकी है। लिज़ी भी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट लगाता है। तो डोमिनेटर की बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लड निकलता है। लिज़ी वहाँ पर खड़ा होकर अपनी तलवार को बार बार घुमाता है, वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाता है, लेकिन डोमिनेटर जहाँ पर इस सभी को एंजॉय कर रहा होता है। लिज़ी जब उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रहा होता है उसी वक्त उसकी तलवार टूट जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी 0 पर पहुंच जाती है। लिज़ी कहता है यहाँ पर मेरे अपने स्टैट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी 100% तक, लेकिन मेरे वेपन की ड्यूरेबिलिटी वो तो 0 हो चुकी है, मैं इस वेपन को यूज नहीं कर सकता, अब मैं इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करूंगा। तो लिज़ी अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता और कहता है लगता है कि मुझे अपने पंचेस का यूज करना पड़ेगा, और वो डोमिनेटर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो डोमिनेटर काफी दूर तक पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका भी होता है। तो यहाँ पर डोमिनेटर को पंच मारकर पीछे की तरफ गिराने के बाद लिज़ी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सारे का सारा एक्सपीरियंस मेरा हो जाएगा। तो जिस तरफ वो डोमिनेटर गिरा होता है लिज़ी उसी तरफ देख रहा होता है कि आखिर वो डोमिनेटर कहाँ पर चला गया, लेकिन वो डोमिनेटर वहाँ पर नहीं होता। लिज़ी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त उसके पीछे से वो डोमिनेटर निकलता है और उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उस डोमिनेटर ने अपने आप को लेवल अप कर लिया है और उसकी शेप भी चेंज हो चुकी है। उसकी बॉडी के पीछे से उसके 6 टेंटिकल्स भी निकल आते हैं और वो अपने टेंटिकल्स को घुमाते हुए लिज़ी के ऊपर अटैक करता है और काफी सारी स्लैशेस लगाता है। तो डोमिनेटर लिज़ी के ऊपर अटैक करने के बाद से पीछे की तरफ गिरा देता है और वहाँ पर खड़े होकर कहता है इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल कीड़े की तरह, जबकि लिज़ी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वहीं पर नीचे गिरा होता है। लिज़ी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मैं अपने आप को इतना ज्यादा लेवल अप करने के बाद 100% तक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद भी इसको नहीं हरा सकता। ने बिल्कुल ठीक कहा, हम इंसान वाकई में इससे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो यहाँ पर उस डोमिनेटर ने न सिर्फ अपनी बॉडी को चेंज किया है बल्कि अपने साइज को भी बड़ा कर लिया है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो अपने हाथ के अंदर एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और उसी एनर्जी बॉल के साथ वो अपने हाथ में एक बड़ा सा साइट निकाल लेता है और उसी साइट के साथ एक बड़े से सोल रीपर को भी दिखाया जाता है, क्योंकि अपने इस लास्ट अटैक के साथ वो यहाँ पर लिज़ी को मारने वाला है। इसी वजह से लिज़ी को वहाँ पर सोल रीपर दिखाई दे रहा है। तो डोमिनेटर अपने हाथ में एनर्जी बॉल को क्रिएट करने के बाद सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और वो सारी की सारी एनर्जी लिज़ी की बॉडी के साथ टकराती है और लिज़ी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट लगते हैं और बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो लिज़ी वहीं पर अपनी आंखें बंद कर देता है और कहता है डैम इट, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। और वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके पास जो फाइनल विंडो ओपन होती है वो रेड कलर की होती है और उस पर लिखा होता है चैन लिज़ी, तुम्हारी HP लेवल 0 पर पहुंच चुकी है और तुम मरने वाले हो, और फिर साथ ही कहा जाता है तुम मर गए हो। तो यहाँ पर सिस्टम ने हमारे चैन लिज़ी को मार दिया है, लेकिन अगर हमारा हीरो ही मर जाएगा तो फिर हमारी सीरीज आगे कैसे चलेगी। तो हमारा हीरो यहाँ पर मरा नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में जैसे लिज़ी की आंख खुलती है वो एक बिस्तर के ऊपर होता है एक घर के अंदर, जल्दी से उठकर बैठ जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। वो अपने आस पास देखता है और कहता है ये क्या, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, वो डोमिनेटर कहाँ पर चला गया। लिज़ी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरने के बाद मैं गेम से लॉक आउट हो गया हूँ और मैं वापस से अपने घर में आ गया हूँ। वो खिड़की से बाहर देखता है तो कहता है नहीं, मैं तो अभी तक इस गेम में हूँ, ये जगह कौन सी है। वो किसी गाँव के अंदर होता है जहाँ पर बाहर गाँव की सीनरी होती है। काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कौन सी जगह है और मैं कौन सी जगह पर हूँ। वो जल्दी से अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं। लगता है कि मैं यहाँ पर बिगिनर्स विलेज में आ गया हूँ। लिज़ी कहता है मेरे पास विंडो ओपन हो रही है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है उस डोमिनेटर ने मेरे पर अटैक किया था और मैं वहाँ पर मर गया था, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ, वो भी अपनी पूरी बॉडी के साथ, और बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच भी नहीं है। अपनी शर्ट को उठाता है और अपने पेट के ऊपर देखता है। वो कहता है बॉडी के ऊपर तो कोई भी जख्म नहीं है, कोई भी इंजरी का निशान भी नहीं है, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लीजी अभी तक जिंदा होता है और वो किसी गांव में एक बिस्तर के ऊपर होता है, जो कि वहाँ पर बाहर की तरफ देखता है और कहता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही वो अपने पास विंडो भी ओपन करता है और कहता है मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ क्योंकि ये सिस्टम मेरे पास ओपन हो रहा है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज थी, सारी की सारी हील हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ। वो वहीं पर अपनी शर्ट को ऊपर उठाता है और अपने सिक्स पैक्स की तरफ देख रहा होता है, अपने पेट की तरफ, कि यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और बाहर से एक लड़की अंदर आती है। तो वो लीजी के लिए नए कपड़े लेकर आई होती है। वो जैसी अंदर आकर लीजी को देखती है कि वो उठकर बैठा हुआ है, वो उसे कहती है तो तुम जाग गए। लेकिन जैसी वो देखती है कि लीजी ने अपनी शर्ट उठाई होती है और नीचे से सिक्स पैक्स नजर आ रही होती है, वो शर्माते हुए वहीं पर चुप करके खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही वो भागती हुई बाहर की तरफ जाती है और बाहर जाकर चिल्लाकर कहती है ग्रैंडपा उबारे, ये तो जाग गया। जबकि लीजी पीछे से उसे इशारा कर रहा होता है जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। लीजी सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिगनर्स विलेज में ट्रांसफर हो गया हूँ और ये बिगनर्स विलेज है और ये सारे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स है। यहीं पर ग्रैंडपा उबारे की तरफ भी दिखाते हैं। ग्रैंडपा उबारे बाहर धान की खेती कर रहे होते हैं। उन्हें जब अपनी पोती की आवाज आती है तो वो भी चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहा तुमने, जरा जोर से चिल्लाकर कहना। तो वो फिर से चिल्लाकर उसे कहती है ग्रैंडपा वो लड़का जाग गया है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो दोनों ही अंदर आकर उसके पास बैठ जाते हैं। तो लीजी उन्हें सारी बात बताता है कि वो वहाँ पर डेजर्ट के अंदर मर गया था। वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम मर गए थे तो फिर जिंदा कैसे हो। लीजी उनसे कहता है ये बात वाकई में सच है, एक मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान थे। उस वक्त वहाँ पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। सैली उसे कहती है हाँ मेरे ग्रैंडपा उबारे तुम्हें लेकर आए हैं, ये जब शिकार करने के लिए गए थे तो तुम उन्हें वहाँ पर मिले, इसलिए ये तुम्हें उठाकर घर ले आए। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तुम मरने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन तुम मरे नहीं थे, तुम अभी तक जिंदा थे। तो ग्रैंडपा उबारा ने तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट किया। ग्रैंडपा उबारे उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, ये कोई गेम वर्ल्ड नहीं है और ना ही यहाँ पर इस गांव को कोई बिगनर्स विलेज कहा जाता है, ये तो हमारा अपना गांव है और ना ही हम लोग कोई नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं, ना ही तुम्हारी तरह हम लोग इस गेम के कोई प्लेयर्स हैं। लीजी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ, अगर मैं एक प्लेयर हूँ तो बाकी के सभी लोग या तो नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर ये सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग कई सालों से यहाँ पर इस गेम के अंदर फंसे हूँ मेरी तरह, इसी वजह से ये लोग इस बारे में भूल चुके हैं कि ये लोग एक गेम के अंदर हैं। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मैं इनको अपनी विंडो के बारे में बता सकता हूँ। वो उन्हें कहता है जरा यहाँ पर देखो, क्या तुम लोगों को ये विंडो दिखाई दे रही है, ये गेम सिस्टम है। सैली और ग्रैंडपा दोनों ही उस तरफ घूर घूर कर देख रही होती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लीजी उनसे कहता है जरा गौर से देखो, ये गेम है और इसके अंदर ये मिशन टैब है, ये स्टेटस टैब है और इसके अंदर ये इक्विपमेंट टैब है। ऐसा सब कुछ तो सिर्फ गेम्स के अंदर ही होता है, यहाँ तक इसके अंदर एक मिनी मैप भी है। तो लीजी वहाँ पर हवा में इशारे कर रहा होता है, हालांकि असल में वो हवा में इशारे नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी विंडो की तरफ इशारे कर रहा होता है। सैली अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा उबारे ऐसा तो नहीं है कि किसी मॉन्स्टर ने इसके सर के ऊपर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट दे दी है जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया है। ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही हिल गया है, अब ये लड़का पागल हो गया है। तो लीजी अपनी विंडो के अंदर ज़ाओमिंग की आईडी और साथ में उसके एक दोस्त जिसका नाम जीएम होता है उसकी आईडी को सर्च कर रहा होता है। वो कहता है मैं अभी तक इस गेम के अंदर उन दोनों की आईडी को सर्च नहीं कर पा रहा, लगता है कि अब मेरा बाहर की दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, मैं बाहर की दुनिया के साथ राब्ता नहीं कर सकता। लीजी गुस्से के साथ कहता है तो फिर मैं इस जगह से निकलूंगा कैसे अगर मैं बाहर वाले लोगों से राब्ता नहीं कर सकता। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। उसी वक्त ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इस जगह से कोई भी निकल नहीं सकता। लीजी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इस पूरे डेजर्ट को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है और लाटोनाया डेजर्ट में से कभी कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता, इसने भी यहाँ से जाने की कोशिश की है, वो मरा है और कभी भी वापस नहीं आया। लीजी उनसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये एक बड़ा सा डेजर्ट है, इस डेजर्ट का कहीं ना कहीं पर तो कोई अंत होगा, कहीं ना कहीं पर तो कोई एग्जिट होगा, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, डेजर्ट को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं और वहाँ से हमें कोई रास्ता मिल जाएगा किसी दूसरे गांव में जाने का या फिर इस गेम से बाहर जाने का। आए तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम लोग इस लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे, मुझे अपने बारे में बताओ। सैली उसे कहती है मैं और ग्रैंडपा हम लोग एक जायंट थंडरस्टॉर्म के साथ टकराए थे क्योंकि हम लोग बेरगमा कॉन्टिनेंट में ड्रैगन्स को हंट कर रहे थे। ड्रैगन्स के शिकार के दौरान वहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म आया और उस थंडरस्टॉर्म की वजह से हम लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हम लोग यहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट में थे। सैली उसे कहती है मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि कहानियों के मुताबिक इस डेजर्ट को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर गार्ड्स को भी बंदी बनाया जा सकता है, एक जेल की तरह है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और कहानियों के
मुताबिक जहाँ पर से अगर तुम्हें निकलना है तो तुम सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकते हो। तुम्हें यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल जिसका नाम कैबरी है उसको ढूंढना होगा। अगर तुम टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लेती हो तो तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक चांस है। लेकिन कहानियां ऐसा भी कहती हैं कि ये डेजर्ट एक मेज की तरह है, एक भूल भुलैया की तरह। तुम घूम फिर कर फिर से वापस इसी गाँव में आ जाते हो और तुम्हें वो टेम्पल कभी नहीं मिल सकता। हमारे इस गाँव से बहुत सारे लोगों ने उस टेम्पल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई भी टेम्पल ऑफ कैबरी को नहीं ढूंढ पाया और सभी लोग जो यहाँ से गए थे वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। काफी सालों तक बहुत सारे लोगों ने इस तरह ट्राई किया, लेकिन उसके बाद सभी लोगों को समझ आ गई अब इस टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अपनी जान गंवाना ठीक नहीं। इसी वजह से लोगों ने यहाँ से निकलने का सपना ही छोड़ दिया और सभी लोगों ने इसी गाँव के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया कि डेजर्ट के अंदर जाकर निकलने के सपने को पूरा करने से बेहतर है यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारी जाए। तो लीजी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। ग्रैंडपा ओबारे आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं हर साल जब भी यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आता है तो नए लोग यहाँ पर भेजे जाते हैं। मैं पिछले कई सालों से यहीं पर इसी गांव के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर नए आते हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कभी कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आया और कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाया। ग्रैंडपा लीजी से कहते हैं तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। आज के बाद तुम इसी गाँव के एक मेंबर हो और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद सैली तुम्हें इस पूरे गाँव को विजिट करवा देगी। वो तुम्हें दिखाएगी कि यहाँ पर गाँव में जिंदगी किस तरह गुजरती है। लीजी कहता है मैं इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लूं कि मैं यहाँ पर किसी गेम के अंदर नहीं बल्कि किसी और दुनिया के अंदर हूँ। मुझे पता है कि मैं अभी तक एक गेम के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारी मानवा स्टोरीज को पढ़ा है, उनमें ऐसा ही होता है कि अचानक से एक प्लेयर गेम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे मिशन को पूरा करना पड़ता है गेम के अंदर से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास एक नया मिशन है और उस मिशन का नाम होता है द रिवेंज ऑफ कैबरी और साथ ही उस मिशन की इंट्रोडक्शन भी दी जाती है। उसे कहा जाता है अब जबकि तुम्हें रीबॉर्न किया गया है, गॉड कैबरी ने अपनी पावर्स के साथ तुम्हें रीबॉर्न करवाया है और यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रोटेक्शंस दी हैं और साथ ही ब्लेसिंग्स भी दी हैं। इसी वजह से तुम्हें गॉड कैबरी के टेम्पल को ढूंढना होगा और उसको अनसील करना होगा और साथ ही उसे मिशन को क्लियर करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि उन्हें इन सारे मिशंस को पूरा करना होगा। सबसे पहले उसे इस लाटोनाया डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना होगा। उसके बाद जब उसे वो टेम्पल मिल जाएगा तो उसके अंदर उसका गार्डियन है जिसका नाम नेब्रस है। नेब्रस को हराना पड़ेगा। एक बार नेब्रस को हरा दिया तो नेब्रस को हराने के बाद कैबरी की सील अनलॉक हो जाएगी। इस तरह तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और मिशन को पूरा करने पर उसे जो रिवार्ड्स बताए जाते हैं वो ये होती है कि अगर तुमने वहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया तो तुम्हें एक चाबी मिलेगी। उस चाबी की मदद से तुम लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। तो लीजी वहीं पर रेस्ट करने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। वो गांव के बाहर खेत में लेटा होता है और वहीं पर अपनी विंडो के स्टैट्स को घूर घूर कर देख रहा होता है। लीजी कहता है मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता कि अचानक से मैं इस गेम के अंदर कैसे फंस गया, लेकिन अब शुक्र है कि मेरे पास एक मिशन है। मुझे पता है कि मुझे करना क्या है और मैं कैसे इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी खोए हुए टेम्पल को ढूंढना होगा और नेब्रस को हराना होगा। उसके बाद मैं इस गेम को छोड़कर जा सकता हूँ। जीलिया भी वहीं पर लेटा होता है कि उसी वक्त उसे साइड से सैली की आवाज आती है। सैली उसे दूर से चिल्लाकर कहती है जीला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें तो घर में होना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। लीजी उसे कहता है मेरे जख्म हील हो चुके हैं, मैं ठंडी हवा लेने के लिए बाहर चला आया, मैं सारा दिन बिस्तर के ऊपर तो नहीं गुजार सकता। लीजी भी उठकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है यहाँ पर सामने जो डेजर्ट दिखाई दे रहा है क्या इसी को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है? सैली उसे कहती है हाँ तुम इसे लाटोनाया डेजर्ट कह सकते हो, लेकिन असल में बात ये है कि ये सारे का सारा एरिया ही लाटोनाया डेजर्ट है। हम लोग इस वक्त जिस विलेज में है ये भी लाटोनाया डेजर्ट के अंदर है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा गांव है जो कि लाटोनाया डेजर्ट के सेंटर में है। हमारी चारों तरफ लाटोनाया डेजर्ट है। हम लोग चारों तरफ चाहे जिस तरफ भी चले जाए हम इस डेजर्ट को पार करके नहीं जा सकते। लीजी उसकी बात सुनने के बाद चारों तरफ घूमता है तो वाकई में चारों तरफ डेजर्ट होता है, जबकि उसके डेजर्ट में ये छोटा सा गाँव है। लीजी उसे कहता है अगर वाकई में यहाँ पर चारों तरफ ये डेजर्ट है तो इसका मतलब उस खोए हुए टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सैली उसे कहती है क्या तुम वाकई में उस खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए जाने वाली हो? हमने कहा था कि ऐसा मत करो क्योंकि कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाया। लीजी उसे कहता है मुझे यहाँ पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे यहाँ से वापस जाना है, इसी वजह से मुझे टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना पड़ेगा। सैली उसे कहती है ऐसा कोई टेम्पल है ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन कोई भी इस जगह को छोड़कर उस टेम्पल को नहीं ढूंढ पाया और कभी जिंदा वापस नहीं आया। अगर
तुम भी इस डेजर्ट के अंदर जाओगे तो किसी पावरफुल दुश्मन के हाथ तुम मारे जाओगे। लीजी उसे कहता है मैं एक बार तो पहले से इस गेम में मर चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं मरने वाला। मुझे जल्दी से जल्दी उस टेम्पल को ढूंढना है ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। फिर वो सैली से कहता है चलो मेरे साथ आओ, हम लोग गाँव में चलते हैं और टाउन को घूम कर आते हैं। और वो दोनों यहाँ से गाँव को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे। यहीं पर एपिसोड 6 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली सैली को कहता है चलो हम लोग गांव में घूम कर आते हैं, मुझे अपने गांव के बारे में बताओ। और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में वो दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं। सैली ज़ीली से कहती है ज़ीली क्या तुम वाकई में इस जगह को छोड़कर उस डेजर्ट में जाने वाले हो खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें वो खोया हुआ टेम्पल मिल जाएगा? ज़ीली उससे कहता हाँ मुझे कोशिश तो करना पड़ेगी, मैं उस टेम्पल को ढूंढ लूंगा। सैली उससे कहती है लेकिन वहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ग्रैंडपा उबाराई भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उन सभी को हरा पाएंगे या नहीं, कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो? लीजी से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज है। हालांकि मैं दिखता काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन मैं इतना वीक हूँ नहीं। ये दोनों अभी चलते हुए जा रहे होते हैं। किसी वक्त उन दोनों के ऊपर तलवार से अटैक होता है, कोई सामने की तरफ से उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। लीजी और सैली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सामने से किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। जैसे उनके ऊपर अटैक होता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के साथ ही यहाँ पर हमारे गुंडों की एंट्री होती है। तो ये 3 लड़के होते हैं। मेन गुंडे का नाम बोबैन होता है और उसके साथ उसके दोनों साथी होते हैं। तो बोबैन वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए कहता है लगता है कि हमने अपना शिकार ढूंढ लिया। तो धुएं के हटने के बाद वहाँ पर लीजी को दिखाते हैं जो कि लीजी वहाँ पर धुएं में साइड पर खड़ा होता है और कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पर किसने अचानक से अटैक कर दिया। वो सैली की तरफ देखता है तो सैली भी एक पावर यूजर है। सैली के पास फायर को कंट्रोल करने की पावर है। सैली ने वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए सामने वाले अटैक को ब्लॉक किया होता है, सामने से जो स्ट्राइक्स आई थी। बोबैन भी सैली की तारीफ करते हुए कहता है सैली तुम्हारी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने तो मेरे अटैक्स को अपनी वॉल ऑफ फायर के साथ ही रोक लिया। साथ ही वो हंसते हुए सैली से कहता है सैली तो फाइनली हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जबकि सैली उसे कहती है बोबैन जी तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, हर बार अपना इस तरह का कमीनापन क्यों नहीं छोड़ोगे? लीजी सैली से कहता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो, ये लोग कौन है और ये हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं? सैली उसे कहती है मैं तुम्हें इस गाँव के बारे में एक बात बताना भूल ही गई थी कि यहाँ पर कुछ चोर है। हालांकि ये सभी लोग भी हंटर्स हैं लेकिन ये सभी लोग हंटिंग करने की बजाय चोरी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्केरियर है। यानी कि तुम्हें मॉन्स्टर से ज्यादा इनसे डरना चाहिए। इन सभी के बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये सभी लोग हंटर्स होने के नाम पर एक धब्बा है, क्योंकि ये सभी लोग लाटोनाया डेजर्ट के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक नहीं है। इस वजह से ये यहाँ पर दूसरे हंटर्स को लूटते हैं और उनके पास से उनका खाना और उनके पैसे छीन लेते हैं। ये सभी लोग बहुत ही बेशर्म और डरपोक हंटर्स हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हमें इनसे संभल कर रहना होगा। बोबैन जल्दी से अपने पास से अपनी दोनों शैडो स्वर्ड्स को निकाल लेता है क्योंकि बोबैन एक शैडो स्वर्ड्समैन है। लीजी उसके हाथ में उन दोनों तलवारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सैली से कहता है इसके पास ये कौन सी एबिलिटी है, मैंने इसकी तरह का स्किल पहले कभी नहीं देखा। बोबैन भी अपनी तलवारों को सैली के सामने करते हुए कहता है सैली लास्ट टाइम तो तुम हमारे हाथों से बचकर निकल गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सैली भी जल्दी से अपनी पावर्स को अनलॉक करती है और अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ? वो लीजी से कहती है लीजी जल्दी से वापस जाओ और जाकर ग्रैंडपा उबारे को इस बारे में बताओ, हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब तक तुम यहाँ पर ग्रैंडपा उबारे को लेकर नहीं आते तब तक मैं इनको यहीं पर रोका रखती हूँ। और यहीं पर हमें एक सेन ग्रैंडपा का भी दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने खेतों में खड़े होते हैं। उसी वक्त आसमान के ऊपर थंडर इलेक्ट्रिसिटी चमक रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं थंडरस्टॉर्म फिर से आ रहा है और इस गाँव का थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सैली को अभी तक घर वापस आ जाना चाहिए था, वो उस नए लड़के के साथ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है। बोबैन सैली से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को यहाँ से जाने दूंगा और जाकर तुम्हारे ग्रैंडपा को बुलाने दूंगा? लड़का यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, हमारे पास अभी भी एक मौका है, चुपचाप मेरे साथ चलो और मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये बेवकूफ लड़का कौन है, मैंने पहले कभी इसे अपने विलेज में नहीं देखा। सैली आगे बढ़ती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बोबैन गुस्से के साथ उसे कहता है तो फिर ठीक है। इसके बाद दोबारा मुझे
मत कहना कि मैंने तुमसे पहले ये नहीं कहा था, तो अब मुझे यहाँ पर फाइट करके ही तुम्हें जीतना पड़ेगा। सैली लीजी से कहती है मैं यहाँ पर इनको रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका सोच लूंगी, मैं यहीं पर इनको रोका रखूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। लीजी उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लीजी उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। लीजी उसे कहता है मैंने अपनी डिक्शनरी के अंदर से एस्केप वर्ड को मिटा दिया है क्योंकि मेरी डिक्शनरी में एग्जिट का वर्ड है ही नहीं। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मेरे जख्मों को हील किया और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने कॉमरेड्स को कभी भी छोड़कर नहीं जाता। तो लीजी भी यहाँ पर अपनी ही तारीफें कर रहा होता है और सैली के सामने डायलॉग्स मार रहा होता है कि उसी वक्त बोबैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लीजी के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ दबा देता है और दरख्त के साथ जाकर उसे टकराता है। क्योंकि बोबैन एक शैडो स्वर्ड्समैन है, इसी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बड़ी स्पीड के साथ लीजी को पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है और वो लीजी से कहता है कचरे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? क्या तुम कोई हीरो हो जो कि यहाँ पर इस लड़की को बचाने वाले हो? मुझे तो तुम बस एक कमजोर से इडियट दिखाई देती हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस लड़की को क्या बचाओगे? तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हो। इस गाँव के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना मुंह नहीं चलाते बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाते हैं, अपने हाथ चलाते हैं। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम इस गाँव में टिक पाओगे। लीजी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसको कलाई से पकड़ता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा होता है जिससे वो काफी ज्यादा जोर डाल रहा होता है। बोबैन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजी उसे कहता है अगर तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही वो बोबैन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो? लीजी उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उससे आजाद करवा लेता है और उसके हाथ को दबाते हुए उससे कहता है तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को यूज करते हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया। जब मैं उससे बात कर रहा था तब तुमने अचानक से मेरे ऊपर अटैक किया। तुम तो एक बहुत ही घटिया फाइटर हो। और फिर साथ ही लीजी उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोबैन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। साथ ही उसने अपने हाथ को भी पकड़ा होता है। बोबैन अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। इस लड़की ने सिर्फ अपने एक हाथ के साथ ही मेरे हाथ को मोड़ते हुए मेरे हाथ को डिसलोकेट कर दिया है। जबकि लीजी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लीजी कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट है, हालांकि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में ऐड किया था, इसकी वजह से मेरी एजिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड और एजिलिटी मुझसे ज्यादा है। सैली लीजी से पूछती है लीजी क्या तुम ठीक हो? ली उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सैली बोबैन से कहती है बोबैन आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो? तुम्हें हमसे चाहिए क्या? तुम हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेती हो? बोबैन उसे कहता है मैं तुमसे पहले भी कई बार ऐसे कह चुका हूँ कि मुझे तुम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन तुम हर बार मुझे ना करके चली जाती हो। सैली उसे कहती है और मैं पहले भी तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के सपने देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। जबकि लीजी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ पर सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो सैली को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। सैली भी लीजी की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। बोबैन यहाँ पर लीजी की तरफ देखने के बाद सैली से कहता है मुझे लगता है कि तुमने इस लड़के को अपने लिए बॉयफ्रेंड चुना है और इसी लड़के की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं इस गांव का सबसे बेस्ट स्वर्ड्समैन हूँ, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर इस पूरे गांव में नहीं है। सैली उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं, तो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। बोबैन उसे कहता है अब बहाने बनाना बंद करो, तुम इसे अपना दोस्त कह रही हो जबकि मुझे पता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा है। तो बोबैन यहाँ पर लीजी को चैलेंज करता है और उसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर लड़की के पीछे छुपना बंद करो, यहाँ पर आओ और मर्दों की तरफ फाइट करते हैं, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे और अगर तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया तो उसके बाद मैं कभी भी सैली की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इसका पीछा करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो सैली मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और तुम इसको छोड़ दोगे। वो वहाँ पर उसे चैलेंज करता है। उसी वक्त हमारे ली के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास एक नया साइड मिशन है, इसका नाम शैडो मैडनेस है और तुम्हें यहाँ पर शैडो स्वर्ड्समैन बोबा को हराना होगा। तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे? अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो और इस मिशन को पूरा कर लेती हो तो तुम्हें लाटोनाया डेजर्ट के खोए हुए टेम्पल का खोया हुआ नक्शा दिया जाएगा। लीजी भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। अचानक से मेरा सिस्टम मुझे एक नया मिशन दे रहा है और इस मिशन को पूरा करने पर मुझे लाटोनाया डेजर्ट का मैप मिलेगा, एक कंप्लीट मैप जिसके अंदर टेम्पल ऑफ कैब्री की लोकेशन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इस मिशन को पूरा करने से मैं इस जगह को छोड़ने के एक कदम और ज्यादा करीब हो जाऊंगा। लीजी कहता है ठीक है मुझे ये एक मिशन एक्सेप्ट करना है और फिर साथ ही वो बोबैन से कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। बोबैन भी अपनी तलवार को उठाता और कहता है चलो ठीक है फिर फाइट करते हैं। जबकि बोबैन के दोनों दोस्त कहते हैं अचानक से बिग ब्रो को क्या हो गया है, ये इतना सीरियस क्यों हो गया है? सैली लीजी से कहती है लीजी क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसको हरा सकते हो? पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको हरा पाओगे क्योंकि हमारे गाँव में ये सबसे बेस्ट शैडो स्वर्ड्समैन है। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने कभी शैडो स्वर्ड्समैन के साथ फाइट नहीं
रहेगी, क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्ग होते हैं? सैली उसे कहती है शैडो स्वर्ड्समैन के पास स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इनका मेन पॉइंट स्पीड होती है। ये लोग यहाँ पर शैडोज की पावर को यूज कर सकते हैं, अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं और सबसे स्पेशल एबिलिटी इनकी स्पीड होती है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। इनके पास स्ट्रेंथ होती है और वो काफी ज्यादा होती है। अगर ये अपनी स्पीड के साथ अपनी तलवारों की स्ट्रेंथ को कंबाइन करें तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से तुम्हें इसकी तलवार के अटैक से बचना होगा। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फोर्स निकल सकती है, ये बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता है। लीजी उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पहले भी एक बार मार चुका हूँ। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो दोनों ही बड़ी स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लीजी फाइट करते हुए यही सोच रहा होता है, मुझे तो इस बारे में सोचकर ही हैरानी होती है कि मेरी एक परफेक्ट लाइफ में मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक गेम की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए ताकि मैं बाहर जा सकूँ। लीजी कहता है अब जबकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तो मुझे सिर्फ इस बंदे को हराना होगा। लीजी सामने की तरफ एक पंच मारता और कहता है मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को हराना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसे आसानी से हरा दूंगा और उसके बाद मुझे एक मैप मिलेगा। उस मैप को फॉलो करते हुए मैं टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लूंगा और इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। तो जैसे ली उसके ऊपर पंच मारता है तो बोबैन अपनी शैडोज की पावर को यूज करते हुए जल्दी से घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो ली और बोबैन की ये वाली फाइट नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रहेगी। तो देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बोबैन और लीजी के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। लीजी के पास तो एक मिशन है कि उसे यहाँ पर बोबैन को हराना है, तो उसे खोया हुआ मैप मिलेगा। कि बोबैन के पास एक वजह है लीजी को हराने की कि अगर वो यहाँ पर इसको हरा देगा तो बदले में उसे सैली मिलेगी। दोनों यहाँ पर इस फाइट में अपना जी जान लगाने वाले हैं। लीजी सबसे पहले आगे बढ़कर बोबैन के चेहरे के ऊपर पंच मारने लगता है, लेकिन बोबैन अपनी शैडोज की पावर को यूज करते हुए जल्दी से घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो लीजी भी हमारा जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने पाँव को घुमाते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोबैन बड़ी आसानी के साथ उसके पाँव के अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। बोबैन क्योंकि एक शैडो स्वर्ड्समैन है, इसी वजह से वो यहाँ पर शैडोज की पावर को यूज कर सकता है। वो अपने मल्टीपल शैडोज क्रिएट कर सकता है और शैडो मूवमेंट्स को भी यूज कर सकता है। तो बड़ी स्पीड के साथ शैडोज के साथ पीछे की तरफ हट जाता है। तो बोबैन पीछे हटने के बाद सैली से कहता है सैली तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा वीक है, इसके बदले में तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए था। तुमने एक बहुत ही कमजोर लड़की को अपना बॉयफ्रेंड चुना है। ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। ली कहता है ये बंदा कब से मेरे अटैक्स को सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर कोई और प्लान बना रहा है, या फिर ऐसा है कि इसकी अटैक पावर कम है इसी वजह से ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। सैली फिर से आगे बढ़ती है और ली से कहती है ली मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। मैं इनके साथ चली जाती हूँ, जाकर ग्रैंडपा उबरे को लेकर आओ। ग्रैंडपा उबरे इस लड़की से मुझसे वापस ले लेंगे कि इस गाँव में सिर्फ एक ग्रैंडपा ही है जो कि इसको हरा सकते हैं। इस गाँव में और कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ली उसे कहता है सैली मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैंने इसको चैलेंज किया है इसलिए मैं इसको यहाँ पर हराऊंगा। ली मुस्कुराते हुए उसे कहता है सैली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमने इस फाइट को जीत लिया तो हम लोग इस गाँव को छोड़कर जा सकते हैं, इस जगह को छोड़कर जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। सैली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में हम लोग इस गाँव को छोड़कर जा पाएंगे? सैली हैरान होकर उसे कहती है ली ये तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? बोबैन को हराने से यहाँ से इस गाँव को छोड़कर जाने का कैसे ताल्लुक हो सकता है? ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। आखिर बोबान का इस सबसे क्या ताल्लुक? ली भी इसकी बात सुनने के बाद इसी बारे में सोच रहा होता है। ली कहता है जब से मैं इस गेम के अंदर आया हूँ तब से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सभी का सभी कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम ने मुझे कम से कम यहाँ पर एक मौका तो दिया है, मुझे एक मिशन दिया है। पहले जब मैं इस गेम के अंदर फंसा वहाँ पर एक डेजर्ट के अंदर एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया और उस मॉन्स्टर ने मुझे मार दिया। उसके बाद मैं अचानक से जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद इस गाँव में आ गया। इस गाँव में आने के बाद बोबैन से मेरा सामना हुआ और अचानक से मेरे पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम्हें मैप दिया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो ऊपर बैठा हुआ है जो कि इस सब को मैनिपुलेट कर रहा है। उसी वक्त बोबैन ली को आवाज देता है। ली सामने की तरफ देखता है तो बोबैन अपनी दोनों तलवारों को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे फेंक देता है। बोबैन अपनी तलवारों को ग्राउंड के अंदर गाड़ने के बाद उसे कहता है लड़के तुम्हारा नाम जो भी है, चैन लीजी और लीजियाओ जो भी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े किस बारे में सोच रहे हो?
लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा पछता रही हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अब पछताने का वक्त नहीं रहा। ली जियो से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे डर रहा हूँ? डर तो तुम रहे हो, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ डिफेंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हें वाकई में इतना ज्यादा डर लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करके मुझे हरा नहीं पाओगे, और तुमने अपने वेपन्स को क्यों छोड़ दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे डर रहे हो? बोबैन उसे कहता है नहीं, मैं तुमसे डर नहीं रहा, मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे कचरे के साथ, जिसके पास कोई वेपन भी नहीं है, उसके साथ फाइट करने से मेरी शान में कमी आएगी। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक बराबरी का मुकाबला करें। और फिर साथ ही वो अपनी दोनों तलवारों में से अपनी एक तलवार को उखाड़ता है और कहता है ये लो, मेरी एक तलवार तुम यूज कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि गाँव वाले इस बारे में सोचे कि यहाँ पर बोबैन जो कि गाँव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, उसने एक कमजोर से लड़के को बुली किया है। यहाँ पर हम दोनों में फेयर फाइट होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी एक वेपन होना चाहिए। वो अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। लीजी उसकी तलवार को कैच कर लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बोबैन के दोनों साथी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारा बॉस इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन इसने ये काम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। टैली भी सोच रही होती है चलो शुक्र है कि इसने अपनी तलवार तो उसको दे दिया। तो ली उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि रूल्स को फॉलो करते होगे। तुम तो शक्ल से एक टबोरी लगते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी एक तलवार मुझे दे दी। मैं उस अटैक को नहीं भूल सकता अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मेरे पर स्नीक अटैक किया था। बोबैन चिल्लाकर उसे कहता है कौन सा स्नीक अटैक? मैंने कोई स्नीक अटैक नहीं किया, तुम्हारा ही ध्यान मेरी तरफ नहीं था, मैं तो बस वहाँ पर उस लड़की के सामने शो ऑफ कर रहा था। लियो से कहता है अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, चलो फिर हम यहाँ पर फाइट करते हैं। जबकि हम दोनों के पास ही वेपन्स हैं, तो फिर यहाँ पर हम दोनों फाइट करते हैं, जो भी जीते या हारे के बाद रोना मत। ली कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसको हराना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो नक्शा चाहिए। जबकि बोबैन उसे कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि आखिर शैडो एबिलिटी की रियल पावर क्या होती है। ली बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है बोबैन के ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि बोबैन वहीं पर खड़ा होता मुस्कुरा रहा होता है। ली जैसी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, बोबैन की बॉडी वहीं पर शैडो में चेंज हो जाती है, और वो शैडो में चेंज होने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए ली के ऊपर अटैक कर देता है। ली भी अपनी तलवार को सामने करते हुए बड़ी जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, क्योंकि अगर वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तो ली उसके अटैक को ब्लॉक करके सामने की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त बोबैन की आवाज उसे पीछे से आती है। बोबैन उसे कहता है ली तुम कहाँ पर देख रहे हो? चल ली जाओ, जल्दी से पीछे की तरफ देखो। ली पीछे की तरफ देखता है तो बोबैन उसके पीछे की तरफ भी होता है, क्योंकि बोबैन ने यहाँ पर अपना सेकंड क्लोन भी जनरेट किया है, और वो दोनों क्लोन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक उसके ऊपर सामने से उसके ऊपर अटैक करके उसको ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरा उसके पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है। ली जल्दी से सामने वाले को सामने की तरफ धक्का देता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए पीछे की तरफ करते हुए पीछे वाले के अटैक को ब्लॉक करता है। और साथ ही यहाँ पर बोबैन अपनी शैडो मूवमेंट्स को यूज कर रहा है, तो ली को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कब वो कहाँ से अटैक कर दे, क्योंकि वो शैडोज की पावर को यूज कर सकता है। सैली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है। ली ने जैसे वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक किया था, बोबैन पीछे वाली साइड पर आकर उसके कंधे के ऊपर एक स्ट्राइक लगाकर पीछे हट जाता है। इस वजह से ली का कंधा जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारी एचपी 300 पॉइंट्स के हिसाब से कम हो गई है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 700 पॉइंट्स एचपी रह गई है। अगर तुम्हारी एचपी 300 से कम हो जाती है तुम्हारा मिशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। बोबैन ली के ऊपर अटैक करने के बाद पीछे हट जाता है और उसे कहता है अभी भी वक्त है, अपनी हार मान लो, क्योंकि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई एबिलिटीज है ही नहीं। तो ली के पास फिर से एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करना चाहोगे। ली बोबैन से कहता है नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। फिर साथ ही वो अपनी विंडो की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी इंजरीज को हील करने के लिए अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करना चाहते हो? ली कहता है हाँ मैं इनको यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही वहाँ पर हीलिंग एबिलिटीज को यूज करता है उसी वक्त उसकी बॉडी हील हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर का ओरा निकलता है जिससे उसके जख्म हील हो जाते हैं। जबकि बोबैन के दोनों दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इस लड़के के पास भी एबिलिटीज है, ये लड़का तो एक हीलर है, इसके पास हीलिंग की एबिलिटीज है। कि ये लड़का इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? एक हीलर एक शैडो स्वॉर्डमैन का मुकाबला कैसे कर सकता है? एक हीलर तो सिर्फ हील कर सकता है, उसके पास अटैक पावर नहीं होती। तो बोबैन को भी जब पता चलता है कि इसके पास हीलिंग की एबिलिटीज है, वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और उससे कहता है ली जल्दी से यहाँ से चले जाओ, सैली को छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ, कि अब मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, तुम्हारे पास तो हीलिंग की एबिलिटीज है, हीलिंग की एबिलिटीज वाला बंदा फाइट नहीं कर सकता और शैडो स्वॉर्डमैन को तो कभी नहीं हरा सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। लियो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं कोई हीलर तुम्हें यहाँ पर हरा ना दे और सैली के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाए। बोबैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अभी तुमने क्या बकवास की? लियो से कहता है मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, अगर फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। और वो जल्दी से अपनी तलवार को उसके सामने करता है, जबकि वो बोबैन भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है
चलो ठीक है, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तो फिर तुम्हें मौत दे देते हैं। और वो वहीं पर अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट करता है। इस बार वो अपने 2 शैडो क्लोन्स बना लेता है। उसके शैडो क्लोन्स भी बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ली कहता है इसने तो अपने आप को 3 में चेंज कर लिया, अब मुझे यहाँ पर 1 से नहीं बल्कि 3 से फाइट करना पड़ेगी। इसकी एबिलिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। शैडो स्वर्ड्समैन की एबिलिटी ये काफी ज्यादा बेहतर है मेरी एबिलिटी से, तो मेरे पास तो कोई एबिलिटी है भी नहीं। ली यहाँ पर हिसाब लगा रहा होता है। ली कहता है ये अपने शैडोज को एक साथ यूज कर सकता है। पहले इसने मेरे ऊपर अटैक किया सामने की तरफ से, लेकिन असल में वो ये नहीं था बल्कि इसका शैडो क्लोन था। और उसी वक्त इसकी रियल बॉडी ने पीछे वाली साइड से मेरे ऊपर अटैक किया। अब इसके पास 3 क्लोन्स हैं, तो ये तीनों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये अपने शैडोज के साथ अपनी पोजीशन को भी स्वैप कर सकता है। लगता है कि इस शैडो स्वर्ड्समैन के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो बेंच यहाँ पर कहता है मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि तुम एक बेवकूफ हो जो कि एक हीलर की तरह अवेकन हुए हो। तुम्हारे पास हीलर्स की एबिलिटी है, फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। अब जबकि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट ही करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाऊं। मेरा स्पेशल मूव जिसका नाम शैडो असैसिन इनविंसिबल अटैक है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ली उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी वो देखना चाहता हूँ। मरने से पहले आखिरी बार तुम अपने उस मूव को मुझे दिखा सकते हो। और ली बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बोबैन उसके सामने बड़े आराम से खड़ा होता है। और वहीं पर खड़े खड़े वो अपने एक शैडो क्लोन से कहता है जाओ और जाकर उस पर अटैक करो। और वो शैडो क्लोन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, जबकि बाकी के दोनों वहीं पर होते हैं। तो ली जो कि अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो वाला शैडो क्लोन वहीं पर बीच में ही उसे रोक लेता है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। शैडो क्लोन की पावर भी बोबैन की पावर के बराबर ही होती है। वो ली के अटैक को ब्लॉक करने के बाद से पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए ली के ऊपर अटैक करता है। ली उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर ली अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो क्लोन फिर से उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ली कहता है इसका अटैक तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अब ये पीछे मेरे पर फिर से कट लगाने वाला था। मैं तो जहाँ पर इसके क्लोन को ही बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ, तो सिर्फ उसका एक शैडो क्लोन है। तो क्लोन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो रियल बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। अभी तो यहाँ पर मुझे 2 और को भी हराना है। उसी वक्त सामने वाला दूसरा शैडो क्लोन भी वहाँ से गायब हो जाता है और वो बड़ी स्पीड से घूमता हुआ ली के पीछे वाली साइड पर आ जाता है और उसे कहता है पिछली बार तो तुम कुछ ज्यादा ही लकी थे, सिर्फ एक स्लैश के साथ तुम्हारी जान बच गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम इतने ज्यादा लकी होगे। और वो पीछे वाली साइड से फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन काटने लगा है। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इस बार इस अटैक से अपने आप को कैसे बचाएगा। यहीं पर एपिसोड 8 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। उससे कहता है तुमने तो फिर से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, लेकिन यहाँ पर तुमने सिर्फ मेरे क्लोन को ही नुकसान पहुंचाया है। मेरी रियल बॉडी तो इंटैक्ट है, तुम मेरे क्लोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर साथ ही बोबैन ली से कहता है अब यहाँ पर हमारी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। साथ ही वो कहता है वापिस आ जाओ। जैसे वो वापिस आने का कहता है, ली के हाथ में उसकी जो तलवार होती है जो कि बोबैन ने उसको दी थी, वो तलवार वापस से बोबैन के पास चली जाती है। बोबैन उसे कहता है ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाने की, यानी कि तुम्हारे ऊपर तरस खाने की। क्योंकि एक शैडो स्वर्ड्समैन हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। बोबैन ली से कहता है अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा गेम्स नहीं खेलूंगा, अब अपनी आंखें खोल कर देखना कि अब तुम्हें यहाँ पर बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वो साथ ही अपने हाथ में जो 2 तलवारें होती है, उन दोनों तलवारों को बैग के साथ मिलाकर एक बाला बना लेता है। और उन दोनों तलवारों को जोड़ने के बाद जब उसे एक तलवार बना लेता है, फिर उससे एक और क्लोन बनाता है और उसकी 2 तलवारें बना लेता है, यानी कि उसने दोनों तलवारों की बैग्स को आपस में जोड़ लिया है। ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन सा नया मूव यूज करने वाला है। उसके शैडो क्लोन्स भी सेम उसकी कॉपी कर रहे होते हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में 4 तलवारें पकड़ी होती हैं। वो बैन ली से कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना एक और स्पेशल मूव दिखाने वाला हूँ। वो बैन अपने दोनों क्लोन्स के साथ अपनी 6 तलवारों को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। जैसे ही वो अपनी तलवारों को ग्राउंड के अंदर दंसाता है तो वहाँ पर ग्राउंड शैटर होता है और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल चला जाता है और वो सारा शैडो मटेरियल की पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी कि उसके आसपास एक घेरा बन जाता है। पूरी बॉडी को आसपास से शैडोज ने कवर किया होता है। इस शैडो एनर्जी के बीच से पेन कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये उसकी डोमेन है। यहाँ पर वो अपनी स्पेशल डोमेन की पावर को यूज कर रहा है। ये भी वहीं पर सेंटर में खड़ा होता है कि उसी वक्त साइड से पेन की तलवार निकलती है और उसके ऊपर अटैक होता है। ली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर बार बार अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से उस डोमेन के अंदर फंसा हुआ है। चारों तरफ से बोबैन कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसके पास 2 शैडो क्लॉन्स भी है। यहाँ पर बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही है। इतनी सारी स्ट्राइक्स
स्ट्राइक्स को अवॉइड करना ली के लिए आसान नहीं है। काफी सारी स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के ऊपर भी हिट होती है और जगह जगह के पर उसकी बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगती हैं। बो बैन ली से कहता है तुम चाहे यहाँ पर जितना मर्जी डांस कर लो लेकिन तुम आखिर पर मरने वाले हो क्योंकि इन सारे अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा एचपी लेवल 30% तक पहुंच चुका है, अगर इससे कम हुआ तो तुम डेंजर जोन में चले जाओगे। ली कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, वेपन के बिना मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त बो बैन उसके सामने से निकलता है और उसे कहता है ग्रिम रीपर यहाँ पर आ चुका है तुम्हारी जान लेने के लिए, तुम्हारे पास पछताने का टाइम नहीं है। और वो ली की बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। वहाँ पर डोमिनेटर ने उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाई थी, इस वक्त भी ली की बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लग रही होती है। ली उसके डोमेन के अंदर पूरी तरह से ट्रैप होता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लग रही होती है। बो बैन अपने इस अटैक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। बो बैन उसे कहता है मैं तुम्हारी कबर के लिए बहुत ही अच्छी सी जगह ढूंढूंगा और इस गाँव में तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दी जाएगी, इसलिए बड़े ही आराम के साथ मरो। तो बो बैन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसने लीजी को हरा दिया है। उसी वक्त बिजली की तेजी से पीछे से कोई चीज उसकी तरफ आगे बढ़ती है। बो बैन इस बात से बहुत सा घबरा जाता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखने लगता है वहीं पर ग्रैंडपा उभरे आ जाते हैं। ग्रैंडपा उभरे अपने हाथ को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करते हैं। कि उसी वक्त ली उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा होता है। ली बो बैन को पंच मारने लगता है लेकिन ग्रैंडपा उभरे वहाँ पर बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाके की साउंड आती है। सैली और बो बैन के दोस्त भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बो बैन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उससे भी यहाँ पर टेरिफाइंग पावर महसूस होती है। ग्रैंडपा ने वहाँ पर आने के बाद ली के अटैक को तो ब्लॉक कर लिया है लेकिन उन्हें भी पावर महसूस हो रही होती है कि ली के पंच में कितनी ज्यादा पावर है। उनसे कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम सभी की फाइट यहीं पर खत्म होने वाली है। साथ ही आसमान के ऊपर थंडरस्टॉर्म्स चमकना शुरू हो जाते हैं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तो ली वहाँ पर ग्रैंडपा को देखने के बाद पीछे हट जाता है और इस फाइट को एंड कर देता है। ग्रैंडपा ली से कहते हैं लीजी अब बस करो, फाइट खत्म हो चुकी है, मेरे साथ घर वापस चलो। एली भागते हुए आगे बढ़ती है और ली से कहती है ली क्या तुम ठीक हो? ली से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी के ऊपर थोड़ी सी छोटी मोटी चोटें हैं। ग्रैंडपा उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं चलो वापस घर चलते हैं, ये बहुत ही जल्दी थंडरस्टॉर्म आने वाला है। वो बैन अभी वहीं पर खड़ा होता है, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा ओवरएक, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन दोनों बच्चों को लेने के लिए आए हो तो तुम्हारे आने के बाद कुछ बदल जाएगा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इन दोनों को लेकर जा सकते हो। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं वो बैन अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं इस लड़के के पंच को यहाँ पर रोकता नहीं तो अब तक तुम मर चुके होते। वो बैन भी ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उसे भी उस वक्त वो पंच की टेरिफाइंग पावर महसूस हुई थी। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, मुझे भी उस वक्त महसूस हुआ था कि उसके पंच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। साथ ही बो बैन ग्रैंडपा से कहता है तुम बस यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़का तो एक हीलर है, एक हीलर यहाँ पर स्वर्ड्समैन को कैसे हरा सकता है, अगर तुम यहाँ पर बीच में आकर हमारी फाइट को नहीं रोकते तो मैंने इस लड़के को मार दिया होता। जैसे यहाँ पर बो बैन इस बात को मान लेता है कि ये फाइट अब खत्म हो चुकी है, उसी वक्त हमारे ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, मिशन को कंप्लीट करने पर तुम्हें 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, साथ ही तुम्हें एक हिडन की भी मिली है और साथ में तुम्हें मैप भी मिल गया है। ली भी अपनी विंडो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि मेरे सिस्टम ने खुद ही इस बात को मान लिया है कि मैंने यहाँ पर बो बैन को हरा दिया, लेकिन मैंने तो उसको हराया नहीं। ग्रैंडपा सैली और ली से कहते हैं थंडरस्टॉर्म आ रहा है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ के थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बो बैन के दोनों दोस्त भी उसे कहते हैं बॉस चलो जल्दी से वापस घर चलते हैं, अगर यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आ गया तो हम सभी भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, वापस चलते हैं। जबकि बो बैन चिल्लाकर कहता है चैन लीज आओ, चलो जल्दी से यहाँ पर वापस आओ, मेरी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, दोनों भी फाइट करते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो बो बैन दूर से चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर वापस आओ। तो उसके दोनों दोस्त उसे खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं बॉस सब बस करो, हमें वापस जाना होगा। ली अभी उसी की तरफ देख रहा होता है, जबकि सैली उसे कहती है ली तुम किसकी तरफ देख रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ, वो वापस चला गया है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, हमें जल्दी से अपने घर वापस जाना होगा। ये उसे कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ और वो भी उनके साथ चल पड़ता है और ये सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ली बहुत सारी पट्टियां लेती है और ली की पूरी बॉडी को उन पट्टियों से कवर कर देती है। वो यहाँ पर उसकी पट्टियां कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हें थोड़ी देर के लिए इन सारे जख्मों को इंड्योर करना होगा, तुम कुछ ज्यादा ही हिल रही हो, मैं इस तरह तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेडिसिन नहीं लगा पा रही। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है अब मैं स्टिल रहूंगा। ली उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों को फिर से मुश्किल में पड़ना पड़ा, इस बार भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और अब फिर से तुम लोग मेरी जान बचा रहे हो। सैली उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर फाइट करने से नहीं रोक पाई, ये तो मेरी गलती है। ली कहता है हालांकि वहाँ पर बो बैन को हराने पर विंडोज ने कहा कि मैंने इसको हरा दिया और मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले हैं, लेकिन मैं लेवल अप नहीं कर पाया, अगर वहाँ पर मैं लेवल अप होता तो मेरी बॉडी दोबारा से हील हो जाती, क्योंकि
क्योंकि हर बार लेवल अप करने पर मेरी एचपी दोबारा से रिकवर होती है। मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता चला कि मेरी इस गेम का सिस्टम कैसे चलता है। ली सैली से कहता है, सैली मुझे लगता है कि तुम और ग्रैंडपा ओबर है, तुम दोनों ही वो बहन को अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह वो तुम दोनों से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि तुम दोनों से जानते हो। सैली उसे कहती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ, असल में हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि हम लोग आपस में ब्लड रिलेटेड है। हालांकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बहन कुछ अर्सा तक हमारे साथ ही रहा है। उसके बाद वो घर को छोड़कर चला गया। फिर साथ ही वो उसे कहती है, ठीक है मैंने तुम्हारे सारे जख्मों के ऊपर पट्टी कर दी है, अब तुम यहीं पर आराम करो, मैं बाहर जा रही हूँ। लियो से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि सैली शर्माते हुए से कहती है, यहाँ पर थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए क्योंकि तुमने वहाँ पर मेरे लिए उस लड़के से फाइट की है। तो सैली अपनी छतरी उठाती है और बाहर चली जाती है और उसे कहती है, मुझे जाकर ग्रैंडपा की मदद करना होगी, यहीं पर आराम करो, तुम्हारे जख्म हील हो सके। लियो से कहता है, अच्छा ठीक है, आराम से जाना और ध्यान से वापस आना। सैली के वहाँ से चले जाने के बाद ली वहीं पर अपने बिस्तर पर आराम से पड़ा होता है और बाहर की तरफ देखकर कहता है, बहुत ही भयानक थंडरस्टॉर्म है, बिल्कुल उसी दिन की तरह वहाँ पर भी बारिश हो रही थी। यहीं पर बैठे बैठे ली कहता है, पता नहीं मेरी मॉम इस वक्त क्या कर रही होंगी, मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी क्योंकि जब वो मुझे रूम में नहीं देखेंगी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस गेम को छोड़कर जाना होगा ताकि मैं अपनी मॉम के पास वापस जा सकूं। फिर वो अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है, चलो देखते हैं कि मुझे यहाँ पर बो बहन को हराने पर कौन सा मैप मिला है और साथ में मुझे एक हिडन की भी मिली थी, वो किस लिए है। ये सब कुछ तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।